साइंस की दुनिया के मेंबर्स के लिए वेलकम, सबको खुशामदीद। तो हमारा मकसद ये पॉडकास्ट करने का ये है कि मैं हसन एक सीरीज़ लिख रहा हूँ आर्टिकल्स की जी नज़रिया इजाफियत के ऊपर, रिलेटिविटी के ऊपर, जिसमें हम बहुत सारी चीज़ें कवर करेंगे। तो इस वक्त मैं जिस स्टेज पर हूँ उसमें गुफ्तगू खासी जो है ना टेक्निकल होती जा रही है। तो उसके लिए हम लोग ये चाह रहे थे कि मेंबर्स को थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवाएं। जो मेरा ख्याल है कि जो रिलेटिविटी को हमारे स्कूलों में और मगरब में भी पढ़ाया जाता है, यूजुअली उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से अलग करके पढ़ाया जाता है, राइट? हम्म बाज का या मोस्टली उसमें यूं लगता है कि जैसे रिलेटिविटी किसी वैक्यूम में खुद ही आ गई थी, उसका कोई बैकग्राउंड ऐसा था नहीं। हालांकि हम्म मैक्सवेल इक्वेशंस का उस पर बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है। उसके बगैर हम्म रिलेटिविटी को समझना इन माय ओपिनियन मुमकिन नहीं है। तो क्योंकि वो बहुत टेक्निकल है, तो मैं ये चाह रहा था कि आपका, क्योंकि बैकग्राउंड उसमें बहुत अच्छा है, तो आपसे थोड़ी सी इस बारे में हेल्प ली जाए। तो ठीक है ठीक है। आप सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया ना कोई कि मसला नहीं। आपने हमें टाइम माय दिया प्लेजर और माय आपने प्लेजर इतनी कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशंस लिखी हुई हैं अपनी शर्ट पर। तो ये स्टैंडर्ड मॉडल ओके, हाँ तो बस हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जी तो आप हमें ये बताइए कि मैक्सवेल इक्वेशंस कितनी है और क्या है? वेल मैं आई थिंक स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ ताकि ज़्यादा आसानी से बता सकूँ। ओके, आपको स्क्रीन नज़र आ रही है मेरी? जी जी। अच्छा, मैक्सवेल इक्वेशंस जो हैं वो दरअसल अभी कह सकते हैं कि मैक्सवेल जो है उसने एक इक्वेशन है जिसमें उसकी अपनी कंट्रीब्यूशन थी, लेकिन बाकी जो इक्वेशंस हैं वो आप कह सकते हैं कि काइंड ऑफ लाइक वो पहले से ही डेवलप थी। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एक इक्वेशन दिखाऊं जो कि मैं अभी ज्यादा मैथमेटिक्स शुरू में नहीं यूज करूंगा ताकि लोगों को समझ आ सके कि मैं क्या कह रहा हूँ। तो सपोज करें कि हमारे पास एक चार्ज है, फॉर एग्जांपल एक पॉजिटिव चार्ज है ऐसे, ठीक है, और इसके इर्द गिर्द कोई भी एक सरफेस है। तो एक जो इक्वेशन थी, मैं ज्यादा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करूंगा इसको, लेकिन एक इक्वेशन जो थी वो ये थी कि एक अगर आपके पास सरफेस है, कोई भी क्लोज्ड सरफेस है, ठीक है, एक बंद सरफेस है बिल्कुल, तो अगर हम इस सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिकल फील्ड कैलकुलेट करें, एक तरह जो ज्यादा टेक्निकल जिसके लिए टर्म है वो ये है कि इलेक्ट्रिकल फील्ड का सरफेस इंटीग्रल कैलकुलेट करें, उसका मैं थोड़ा छोटा सा इसका इंट्रोडक्शन ऐसे दे सकता हूँ कि अगर आपके पास एक छोटा सा एरिया है तो इस पे इलेक्ट्रिकल फील्ड जो है इस, और फिर इसके अलावा और जो एरियाज हैं इनके ऊपर इलेक्ट्रिकल फील्ड को जमा करते जाएं। तो इसके हवाले से एक मैक्सवेल इक्वेशन थी, उसको कहते हैं गॉसेस लॉ फॉर इलेक्ट्रिकल फील्ड, और ये जरूरी है बताना कि ये इलेक्ट्रिकल फील्ड के लिए है। तो ये एक मैक्सवेल इक्वेशन एक्चुअली सिर्फ गॉसेस लॉ फॉर इलेक्ट्रिकल फील्ड है। और इसके अलावा एक और जो लॉ है वो आप ये कह सकते हैं कि वो इस तरह से था कि अगर मैं इलेक्ट्रिकल चार्ज को मैग्नेटिक चार्ज से रिप्लेस कर दूं, अब मैंने इसमें प्लस माइनस नहीं यूज करूंगा, लेकिन इसमें मैं नॉर्थ पोल या साउथ पोल एक तरह से आप कह सकते हैं वो यूज करूंगा। तो एक इक्वेशन जो थी वो आप कह सकते हैं कि वो है गाउसेस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म, ये दूसरी इक्वेशन है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिज्म, ठीक है। तो ये दो मैक्सवेल इक्वेशंस अभी तक हैं। इसके अलावा दो और मैक्सवेल इक्वेशंस हैं, उनकी मैं ज्यादा डिटेल में, हो सकता है कि हम पॉडकास्ट में जाएं भी, लेकिन मैं अभी सिर्फ बता दूं कि इनमें से एक था, वो उसको कहते हैं फैराडेज लॉ, लेकिन वो उसकी क्या कहते हैं, आई थिंक जो ज्यादा जो हाई स्कूल में पढ़ते हैं उनको पता होगा कि फैराडेज लॉ है क्या। लेकिन फैराडेज लॉ दरअसल ये कहता है कि अगर सपोज करेंगे आपके पास एक लूप में से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो फिर वो जो ईएमएफ प्रोड्यूस होता है उसका क्या ताल्लुक है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स से। तो ये तीसरी इक्वेशन जो है दरअसल फैराडेज लॉ है। और जो चौथी इक्वेशन है उसको कहते हैं एम्पियर्स लॉ। ये हम इसकी हम बातें करेंगे कि ये सारे के सारे लॉज हैं क्या। तो ये चार दरअसल लॉज हैं जो कि मैक्सवेल इक्वेशंस बनाते हैं। ये जो एम्पियर्स लॉ है दरअसल इसमें एक कॉन्ट्रडिक्शन थी जो कि मैक्सवेल ने फाइंड की थी। तो इस कॉन्ट्रडिक्शन की जो रेजोल्यूशन थी उसकी वजह से इस इक्वेशन को हम एम्पियर मैक्सवेल इक्वेशन भी कहते हैं कई दफा। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि मैक्सवेल इक्वेशंस जो हैं वो इन चार लॉज से मिलके बनी हुई हैं। हम्म, अब अगर आप ये क्वेश्चन पूछें कि मैक्सवेल इक्वेशंस हैं कितनी,
तो एक्चुअली वो 8 हैं। हम जब बताएँगे कि 8 कैसे हैं, लेकिन उनको मैथमेटिक्स यूज़ करके 4 बनाया जा सकता है। हम इसकी बात करेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। अच्छा, मुझे अभी उनका एक नाम नहीं याद आ रहा। एक और आपकी शख्स आवाज़ थे नहीं आ रही। जिन्होंने, कैन यू हियर मी नाउ? हाँ जी, आ रही है, आ रही है। एक और साहब थे जिन्होंने, मैक्सवेल ने एक्चुअली 20 इक्वेशंस अपने पेपर में लिखी थी विद हुँ, लॉट्स ऑफ वेरिएबल्स एंड ऑल ऑफ दैट थिंग। उसको एंड आपको पता है कि उस जब मैक्सवेल ने अपना ये काम किया था तो वेक्टर कैलकुलस अभी इजाद नहीं हुआ था। हुँ, हुँ, तो हुँ, उसने विदाउट वेक्टर कैलकुलस किया था। तो जब वेक्टर कैलकुलस आया तो उनको फिर कंडेंस करके 4 में पेश किया जाता हाँ है। जी, लेकिन हमारा इसके इस वक़्त हिस्ट्री पे बात करना मकसद नहीं है। हमारा मकसद इनकी कम्प्रीहेंशन और इसकी एक तफ़हीम हासिल करना है। ठीक है? हुँ, हुँ, तो ठीक, आपने बड़ा अच्छा इसमें जो है एक बात जिस पे मैं एम्फसिस करना चाहता हूँ, जो आपने बात डिस्क्रिप्शन से दोहराई कि हुँ, एक हुँ, गाउस लॉ है, कैसे चार्ज बनाते हैं, फिर फैराडे का लॉ इंडक्शन के ऊपर कैसे है, एम्पियर्स लॉ। हुँ, तो ये आप मैक्सवेल इक्वेशंस को डिस्क्राइब भी कर सकते हैं वर्ड्स की फॉर्म में, लेकिन हाँ, हाँ, वहाँ पर फिर मैथ की खूबसूरती आती है, ब्यूटी आती है कि जो ही आप मैथ में उसको लिखें, तो आप उसमें से हुँ, स्पीड ऑफ लाइट डिड्यूस कर सकते हैं, उसमें से हज़ारों चीज़ें डिड्यूस कर सकते हैं, लेकिन डिस्क्रिप्शन से आप वो कुछ नहीं कर सकते। तो अगर अब हम ठीक। इसके मैथ की तरफ चलें, तो आप क्या हुँ, कहेंगे हुँ। कि हाउ वुड वी राइट इट? वेल अब मुझे इसमें आपको थोड़ा-सा मुझे गाइड इस तरह करना पड़ेगा कि आप कितना ये कहाँ से शुरू करना चाह रहे हैं? आप क्या ओके, बैकग्राउंड अज़्यूम कर रहे हैं? राइट। मेरा ये ख़्याल है कि मैंने एक इस इंटरव्यू की तैयारी से पहले मुझे ख़्याल था कि लोगों को थोड़ा-सा पर्सपेक्टिव होना चाहिए। तो मैंने हुँ, हुँ। बहुत इनिशियल कॉन्सेप्ट्स पे, मतलब मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि लोग, किसी को आप एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन देंगे तो वो उसका पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लेगा। लेकिन मैंने लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए एक आर्टिकल लिखा था। मुझे नहीं पता कि आपने पढ़ा उसको कि नहीं। हाँ, मैंने थोड़ा-सा जिसमें देखा था वो। जिसमें मैंने इनको इंट्रोड्यूस किया था, वेक्टर फील्ड क्या होता है, डाइवर्जेंस हुँ, क्या हुँ। होता है, कर्ल क्या होता है, इसकी वो फिर उसके जो एक मेन फार्मूला है ना कर्ल का, कर्ल ऑफ कर्ल कैसे फाइंड करते हैं, उससे हम हाँ, हाँ। वो ज़रूर। तो ये लोग, और इसी तरीके से कि एक वेव की जेनेरिक फॉर्म में इक्वेशन क्या होती है, राइट? हुँ, हुँ। इन टर्म्स ऑफ नेबुला और डेल ऑपरेटर। जी। तो ये थोड़ी-सी लोगों के, मेरा ये ख़्याल है कि हमें अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि लोगों को इसका पता है, हुँ, हुँ। लेकिन इन डेप्थ उसकी परसेप्शन मेरा नहीं ख़्याल कि लोगों में हो। तो अगर आप जो हैं अभी आपने काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में बात की, तो इसमें क्या हम यहाँ से शुरू करें कि वेव इक्वेशन इटसेल्फ क्या होती है? या फिर हम आप क्या समझते हैं कि हमें कहीं और से शुरू करना चाहिए इसके मैथ्स में जाने के लिए? या फिर राइट। पार्शियल मेरा डेरिवेटिव से शुरू करना चाहिए जो कि बहुत ही पीछे होगा? राइट। मेरा ये ख़्याल है कि अगर हम उसकी फॉर एग्ज़ाम्पल कम्प्रीहेंशन की बात करें, हम ये कहें कि हुँ। डेल ऑफ बी इक्वल्स 0, राइट? हाँ, हाँ। डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जब 0 है, तो इसका मतलब क्या है? डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं है, इसका क्या मतलब है? हुँ, और हुँ। वो क्या ठीक, है? ठीक। एज़ अपोज़्ड टू डेरिवेशन, वो मेरा ख़्याल है कि हमारे जेनेरिक व्यूअर्स के लिए बहुत हुँ, एडवांस हुँ। हो जाएगा। ठीक। मैं कोशिश कर सकता हूँ इसको क्या कहते हैं बैलेंस करने की इन 2 चीज़ों को। तो मैं तो अगर दोबारा स्क्रीन शेयर करूँ, 1 मिनट। ओके, सो आपको स्क्रीन नज़र आ रही है मेरी? हाँ, मुझे याद अच्छा, अभी जो मैं अभी आपने फॉर एग्ज़ाम्पल ये बात की कि जो वो है क्या कहना चाहिए मुझे अ, डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड 0 है लेकिन डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड 0 नहीं है। इनमें डिफरेंस क्या है फंडामेंटल? कि एक 0 है और एक दूसरा 0 नहीं है। तो उसको आप ऐसे समझ सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास अगर एक इलेक्ट्रिकल चार्ज है, फॉर एग्ज़ाम्पल पॉज़िटिव चार्ज है, तो आप ये देख सकते हैं कि हमें ये पता है कि इसमें से जो फील्ड लाइन्स निकलती हैं वो इससे यू नो अ, दूर जाती हैं एक तरह से आप ये कह सकते हैं। लेकिन अगर मैं इन फील्ड लाइन्स को एक्सटेंड करता रहूँ, करता रहूँ, करता रहूँ, करता रहूँ, ठीक है? और सपोज़ करें कि वैसे मुझे ज़्यादा ही एक्सटेंड कर दिया, जगह कम है मेरे पास। तो अगर मैं सपोज़ करें मेरे पास एक नेगेटिव चार्ज भी है यहाँ पे, तो हमें ये पता है कि इसकी तरफ फील्ड लाइन्स आएँगी यूँ करके, ठीक है? ऐसे करके।
और फिर इससे फील्ड लाइंस इसी तरफ यहाँ से भी आती हैं। खैर ये हम इतना इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए। लेकिन अब ये जो मैं बात करना चाह रहा हूँ वो ये करना चाह रहा हूँ कि अगर आप सपोज करें कि इसको देखें, ये जो फील्ड लाइन है ये, तो ऐसा नहीं है कि ये कोई क्लोज्ड लूप है। ये क्लोज लूप क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो फील्ड लाइन है ये फॉर एग्जांपल ये पॉइंट ए से स्टार्ट होती है और ये पॉइंट बी पे खत्म होती है, ठीक है? ये और हम्म, इसकी वैसे पॉइंट ए और पॉइंट बी के बाद और भी बहुत सारी लाइंस होंगी, लेकिन मैंने सिर्फ एक दिखाई है। तो ये बहुत हम्म, इंपॉर्टेंट बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और एक तरह से भी कह सकते हैं कि ये वो फीचर है जो कि इलेक्ट्रिकल फील्ड को डिफरेंशिएट करता है मैग्नेटिक फील्ड से। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की बात करूँ, तो आई थिंक बहुत सारे लोगों ने ये डायग्राम देखी होगी कि अगर आपके पास एक बार मैग्नेट है, एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है। हमें पता है कि नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जाती हैं साउथ पोल की तरफ, ठीक है? लेकिन एक यहाँ पे आप कह सकते हैं कि पोटेंशियल मिसकंसेप्शन है, और वो मैं एड्रेस कर दूं यहाँ पे। और एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि वो पोटेंशियल मिसकंसेप्शन टेक्स्ट बुक्स की इनकम्प्लीट ड्राइंग्स की वजह से है। हो सकता है कि कोई कॉमन लिसनर जो हो इस पॉडकास्ट का वो ये कहे कि ये देखो यहाँ भी तो यही हो रहा है कि नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं और साउथ पोल पे खत्म हो रही हैं, तो ये बिल्कुल इलेक्ट्रिकल फील्ड जैसे जैसा है। जैसे चार्ज में आपने प्लस से माइनस बता हाँ, दिया। एग्जैक्टली। अब राइट। मैंने किसी वजह से नॉर्थ पोल और साउथ पोल हटा दिया, मैं इसको नीचे लिख देता हूँ। ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। मैंने हटाया इसलिए कि एक्चुअली ये यहाँ पे खत्म नहीं होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती हैं इन द मैग्नेट, एग्जैक्टली। ठीक है? तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है इसमें इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में। आप देख सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड के केस में क्लोज्ड लूप्स होते हैं और इलेक्ट्रिकल फील्ड के केस में क्लोज्ड लूप्स, वेल ओके, मैं ये नहीं कहूंगा क्लोज लूप्स नहीं होते, उसकी रीजन मैं बताऊंगा ऐसा क्यों है। लेकिन ऐसा हो सकता है कि इलेक्ट्रिकल फील्ड के केस में ऐसा हो सकता है कि क्या कहते हैं फील्ड लाइंस का कोई स्टार्ट और एंड हो, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। मैग्नेटिक बिल्कुल। फील्ड में होते ही क्लोज लूप्स हैं। तो यानी अब मतलब यह है कि अगर मैं जी जी, कोई एक छोटा सा पॉइंट इस मैग्नेटिक फील्ड में ले लूं, हाँ तो हाँ उसके हाँ अंदर आने वाली फील्ड लाइंस और बाहर जाने वाली फील्ड लाइंस वुड ऑलवेज बी सेम। हाँ, ये बात सही है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक छोटी सी बात बता दूं कि चूंकि हमारी जो ऑडियंस है वो काफी, आप कह सकते हैं, क्या कहना चाहिए, पोलराइज्ड है थोड़ी सी, यानी कि हम जानते हैं कि बिल्कुल बिगिनर्स भी होंगे इस पॉडकास्ट के ऑडियंस में और हो सकता है कुछ फिजिक्स स्टूडेंट्स भी हों। तो जो ज्यादा थोड़े से एडवांस्ड फिजिक्स स्टूडेंट्स हैं उनको मैं कहूंगा कि आप फील्ड लाइंस की टर्म्स में ना सोचो, आप मैग्नेटिक यस, फ्लक्स की टर्म्स में सोचो, तो वो थोड़ा ज्यादा एग्जैक्ट। बेहतर है। लेकिन अगर कोई बिल्कुल ही बिगिनर है तो वो फील्ड लाइंस की टर्म्स में सोच ले, अच्छा, तो कोई यहाँ मसला नहीं। पर ना जी, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, उसके लिए कोई अपोलोजाइज। मसला नहीं। एक नहीं नहीं, वो शेयर करें, आई वांट टू शो ओह, ओके समथिंग। ओके ओके ओके, जी, ओके। अभी आपने एक बात की है, उसकी मैं वजाहत करना चाहता था कि हम्म। ये एक हमारा मॉडल है मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड को अंडरस्टैंड करने का। एक्चुअली कोई हाँ हाँ लाइंस ना उधर से जा रही है ना इधर से आ रही है, हम उसको हाँ, ऐसे अंडरस्टैंड कर रहे हैं, राइट? कोई ऐसा नहीं है कि बिल्कुल। आप उसमें कई तीर देख सकेंगे, कोई एरो का लगा हुआ होगा। ये हम उसको हम्म, अंडरस्टैंड करने की कोशिश में ये ड्रा करते हैं। चल आप एक्सप्लेन करें। आप ऐसे समझ सकते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे चार्ज की तरफ जाऊँ, वहां पे समझाना ज्यादा आसान है। फॉर एग्जांपल ये चार्ज वाली एग्जांपल है, आप ये समझ सकते हैं एक तरह से कि ये जो एरोज दिखा रहे हैं ये दरअसल ये दिखा रहे हैं कि सपोज करें कि किसी भी पॉइंट पे, जहाँ पे मैंने एरोज बनाए हुए हैं, यहाँ पे कहीं पे भी आप अगर पॉजिटिव चार्ज रखें तो वो किस तरफ एक्सेलरेट करेगा, ये दरअसल उसकी डायरेक्शन दिखाते हैं ये एरोज, और कुछ भी नहीं है, ये कोई फिजिकल ओके। चीज नहीं है एरो। तो ये आप राइट, इसमें आप आई राइट, थिंक आप कह रहे हैं। राइट। अच्छा, अब ये जो एक बहुत बड़ा डिफरेंस है कि इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस जो है वो उसका स्टार्ट और एंड हो सकता है, ये ग्रीन वाली जो मैंने बनाई है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का स्टार्ट और एंड नहीं होता। तो एक तरह से आप ये कह सकते, अच्छा यहाँ पे मैं एक और बात करूं कि अगर मैं ये क्वेश्चन पूछूं कि इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस जो है ये कहाँ पे स्टार्ट और एंड हो रही थी, तो आंसर ये है कि चार्जेस पे। तो अगर सपोज करें कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी कहीं पे स्टार्ट या एंड होती हैं, तो वो कहाँ पे होती हैं? वेल एक्चुअली वो होती है मैग्नेटिक चार्जेस पे। लेकिन अगर वो नहीं एंड होती कहीं पे भी, जैसे कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे क्लोज लूप्स हैं सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में, इसका मतलब ये है कि मैग्नेटिक चार्जेस या फिर मैग्नेटिक मोनोपोल्स वो एग्जिस्ट नहीं करते, एग्जिस्ट नहीं करते। ठीक है? हाँ, तो ये एक तो आपने ये जो ऑडियंस में हो सकता है कई लोगों ने सुना हो कि ये जो मैक्सवेल इक्वेशन है कि डाइवर्जेंस ऑफ बी इज जीरो, इसका मतलब ये है कि मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करते, ये एक्चुअली यहाँ से आती है बात। लेकिन हो सकता है कि अब आप ये सोच रहे हो कि मैग्नेटिक फील्ड के लूप्स हैं ये किस तरह से कनेक्टेड है इस इक्वेशन से कि डाइवर्जेंस ऑफ बी जीरो है, उसको हम आराम से शो कर सकते हैं। उसके लिए फिर हमें ना एक आप ये कह सकते हैं कि एक
मैथमेटिकल क्वांटिटी के बारे में जानना पड़ेगा, उसको जिसको कहते हैं सरफेस इंटीग्रल। और मैं ज्यादा इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ इस तरह कर सकता हूँ कि सपोज करो कि मैं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करूंगा, मैं सिंपल रखूंगा कि सपोज करें कि आपके पास एक रीजन है स्पेस का जिसमें मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, सपोज करो कि आपके पास आपने एक बार मैग्नेट रखा हुआ है, तो हमें पता है कि उसके इर्द गिर्द जितनी स्पेस होगी उसमें मैग्नेटिक फील्ड होगी। ठीक है, तो सपोज करें कि ये एक रीजन है स्पेस का जिसमें मैग्नेटिक फील्ड है, किस हम्म, हर पॉइंट पे कहीं कहीं ना कहीं मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, अच्छा, अब मैं उसके अंदर, उस रीजन के अंदर एक सरफेस ले रहा हूँ जो मैं ग्रीन कलर से बनाऊंगा ये। हम्म। ठीक है, अब इस सरफेस के ऊपर मैं मैग्नेटिक फ्लक्स कैलकुलेट कर सकता हूँ, नहीं फ्लक्स नहीं कहना चाहिए, सरफेस इंटीग्रल ज्यादा बेहतर लफ्ज है, सरफेस, उसको फ्लक्स भी कह लो कोई मसला नहीं, कि सरफेस इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर सकता हूँ। अच्छा, अब उसका मैं क्या मतलब है? आपके लिए मतलब उन मेंबर्स के लिए जिनको कैलकुलस की ज़्यादा समझ नहीं है, इंटीग्रल से आप यूँ समझ हम्म, लें कि तमाम छोटे-छोटे पॉइंट्स पर चीज़ों का मजमूआ, सबको हाँ, जमा करके हमें। वो मैं करने लगा था। हाँ, सॉरी, गो अहेड प्लीज़, प्लीज़। अच्छा, इसको आप जो जरार साहब कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि सपोज करें कि इस सरफेस को मैं छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दूं ऐसे। ठीक है, और अभी क्वेश्चन पूछ सकते हो कि कितना छोटा। वेल एक्चुअली आप बहुत छोटा करो, उसके बाद हम इसकी लिमिट ले लेते हैं, खैर उसमें उस डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। अब आप ये करो कि आप देख रहे हो कि इसमें कई सारे रीजन्स बन गए हैं, हर रीजन में एक अब मैग्नेटिक फील्ड होगी। एक एक तरह से अब आप ये कह सकते हो कि कौन सी मैग्नेटिक फील्ड लेनी है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तो पॉइंट टू पॉइंट वेरी करती है। तो एक तरह से आप ये कह सकते हो कि चलो उस रीजन में जो एवरेज मैग्नेटिक फील्ड बन रही होगी आप वो ले लो। ठीक है, हुँ, हुँ। तो अब आप ये देख सकते हो कि हर रीजन में एक मैग्नेटिक फील्ड है। तो एट द एंड आपने करना क्या है कि इन तमाम मैग्नेटिक फील्ड्स को ऐड कर देना है, लेकिन अ, करना ऐसे है, सपोज करो कि मैं करूं, या आई डोंट नो कि मुझे नोटेशन यूज करनी चाहिए, लेकिन चलो मैं कर लेता हूं कर लें, कि दैट्स फाइन। मैग्नेटिक फील्ड, चलो मैग्नेटिक, इसको मैं फिर फॉर्मली नोटेशन यूज करता हूँ कि सरफेस इंटीग्रल जो है वो उसको आप ऐसे कह सकते हो, सरफेस इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल को आप ऐसे कह सकते हो कि रीजन 1 में मैग्नेटिक फील्ड जो है वो, लेकिन आपने सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड को नहीं ऐड करना, ये इसमें बस समझने वाली बात है। हर रीजन का में मैग्नेटिक फील्ड लेनी है और उसको मल्टीप्लाई करना है उस रीजन का जो एरिया है उससे, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो एरिया हुँ, 1 हुँ। प्लस रीजन 2 में जो मैग्नेटिक फील्ड है, फिर उस रीजन 2 का एरिया एंड सो ऑन। और ठीक है, दैट इज़ व्हाट तो मेक्स फ्लक्स एसेंशियली। या एग्जैक्टली या एग्जैक्टली, दैट इज व्हाट मेक्स फ्लक्स। तो इसको हम यूं भी लिखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड टाइम्स एरिया और तमाम रीजन्स के ऊपर, ये सिर्फ एक तरीका है हम इसको जमा लिखने का, कर रहे हैं उन सबको। जमा कर रहे हैं एग्जैक्टली exactly। तो ये सिर्फ तरीका लिखने का कि आई गोज फ्रॉम 1 टू एन, एन का मतलब है कि कितने रीजन्स हैं आपके पास। राइट। अब हमने तो यहाँ पे इंटेग्रल लिखा था, तो इसको हम यूं भी लिख सकते हैं कि अगर रीजन, नंबर ऑफ रीजन्स जो है वो इन्फिनिट हो जाए, तो ये जो सरफेस इंटीग्रल है इस ये बन जाता है, सॉरी मैंने डी डी नहीं लिखना चाहिए मुझे, एक मिनट, हाँ, तो अगर नंबर ऑफ रीजन जो है वो बहुत ज्यादा हो जाए, इन्फिनिट हो जाए, तो इसको हम फिर इंटेग्रल बना देते हैं और फिर इसको हम यूं लिखते हैं बी डॉट डी ए। अच्छा, यहाँ पे मैं छोटी सी एक बात कर दूं, यहाँ पे भी मुझे एरो डालना चाहिए था, यहाँ पे भी एरो डालना चाहिए था। यहाँ पे मैं एक छोटी सी बात ये कर दूं कि हो सकता है कि कई लोग जो हैं वो ये सोच रहे हो कि एरिया जो है वो वेक्टर कैसे हो सकता है। वेल इसको करने का तरीका ये है कि सपोज करो कि आपके पास, बल्कि मैं नीचे कर लेता हूँ ज्यादा बेहतर है, कि सपोज करो आपके पास एक एरिया है ऐसे। ठीक है, आप एक डायरेक्शन चूज करो, सपोज करो मैं ऊपर वाली डायरेक्शन चूज कर रहा हूँ, ये वाली। ठीक है, तो अब मुझे करना ये है कि, एक मिनट रुकिए, मुझे थोड़ा और जनरल करने दो। ये सपोज करो इस तरह एरिया है, ये एरिया है और मैंने ऊपर हुँ, की हुँ। डायरेक्शन चूज की है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इस एरिया के परपेंडिकुलर एक वेक्टर लेना है, ये, लेकिन उस वेक्टर की लेंथ जो है वो इस एरिया की इक्वल होनी चाहिए। तो फॉर हुँ, एग्जांपल हुँ, अगर हुँ। इस एरिया ए है, तो इस वेक्टर की लेंथ जो होगी, सपोज करो ये एरिया वेक्टर है, इसकी इसका जो मैग्नीट्यूड है वो ए के इक्वल है, यानी कि ये हुँ, वाला हुँ। जो एरिया है। सही। ठीक है, अब सपोज करें ये जो डायरेक्शन है ये मैग्नेटिक फील्ड की है, तो अब यहाँ पे जो एरिया वेक्टर है वो मैंने जैसे बता चुका हूँ, ये वाला वेक्टर है कि ऐसा वेक्टर जो कि परपेंडिकुलर है एरिया के और उसकी लेंथ जो है वो एरिया की इक्वल है। तो इन हुँ, दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट है दरअसल ये, और मैंने यहाँ सही डीए है। लिखा हुआ है, डीए का मतलब है कि छोटा है एरिया। तो इसको कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड का क्या कहते हैं, फ्लक्स। सरफेस इंटीग्रल। हाँ, फ्लक्स या भी कह सकते हैं, या सरफेस सही एक है, ही बात यू है। आर राइट। अच्छा, अब यहाँ पे मैं अब एक स्टेप और करूंगा, फिर आप देख सकते हो कि ये कैसे पता लगता है हमें कि जो डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है वो जीरो है।
तो अब जैसे कि मैंने कहा कि चूंकि मैग्नेटिक फील्ड जो है, ये मैं सिर्फ इंट्यूटिव आर्गुमेंट दे रहा हूँ, ये कोई मैथमेटिकल प्रूफ नहीं है, कि सपोज हमें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड चूंकि हमेशा लूप्स में होती है, तो अगर मैं इसको किसी भी क्लोज्ड सरफेस के ऊपर इंटीग्रेट करूं मैग्नेटिक फील्ड को, तो हमें पता है कि जितनी लाइंस बाहर जा रही होंगी उतनी अंदर भी आ रही होंगी। इसका मतलब ये है कि ये जो सरफेस इंटेग्रल है, ये किसी भी क्लोज्ड सरफेस के ऊपर, अगर इसको हम ऐसे भी शो करते हैं कि इंटेग्रल के ऊपर हम ये साइन बना देते हैं, इसको कहते हैं क्लोज सरफेस के ऊपर इंटेग्रल है। मैं नीचे लिख भी देता हूँ, क्लोज्ड सरफेस, ठीक है, ये हमेशा जीरो होगा। क्यों जीरो होगा? जैसे कि मैंने बताया कि ये इंट्यूटिवली हम देख सकते हैं कि जितनी फील्ड लाइंस बाहर जा रही होंगी उस सरफेस से, उतनी अंदर भी आएंगी, ठीक है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा लूप्स में होती हैं। लेकिन अभी भी ये प्रूफ नहीं हुआ कि जो वो है डाइवर्जेंस ऑफ बी है वो जीरो है। वेल इस यहाँ से डाइवर्जेंस वाले फॉर्मूले तक जाने के लिए हमें सिर्फ एक और चीज चाहिए, और वो उसको कहते हैं गाउसेस थ्योरम। गाउसेस थ्योरम का प्रूफ जाहिर है मैं नहीं दूंगा यहाँ पे, लेकिन गाउसेस डाइवर्जेंस थ्योरम भी कहते हैं इसको, गाउसेस डाइवर्जेंस थ्योरम। वो वो उसकी स्टेटमेंट क्या है, मैं बस वो बता सकता हूँ कि वो स्टेटमेंट है क्या। वो ये है स्टेटमेंट कि सपोज करें कि आपके पास एक वॉल्यूम है, ये एक वॉल्यूम है हमारे पास, कोई भी इसकी आर्बिट्ररी से शेप हो सकती है, ये एक वॉल्यूम है, ठीक है। इस वॉल्यूम को सपोज करें मैं टॉ कह देता हूँ, टी कह देता हूँ, टी कह देता हूँ। अब इस वॉल्यूम के ऊपर ना मैं एक वेक्टर फील्ड डिफाइन कर देता हूँ, यानी कि इसके हर पॉइंट पे एक वेक्टर, कोई भी वेक्टर हो सकता है वो। अब उस वेक्टर की अगर मैं डाइवर्जेंस लूं, वेक्टर सपोज करें वेक्टर जो है वो v है, डाइवर्जेंस लूं अगर मैं, और इसको पूरे वॉल्यूम पे इंटीग्रेट करूं। वॉल्यूम पे इंटीग्रेट करने का मतलब क्या है कि हर पॉइंट पे डाइवर्जेंस जो है उसको मैं ऐड करता रहूं, और मल्टीप्लाई साथ साथ किसके करता रहूं, वॉल्यूम के, जैसे कि मैंने पहले एरिया से मल्टीप्लाई किया था, तो dv। तो ये इक्वल है गॉसेस डाइवर्जेंस थ्योरम के मुताबिक, ये इक्वल है v डॉट da। अब ये da क्या है? da दरअसल इसकी सरफेस है, सिर्फ सरफेस, ठीक है। तो अगर मैं सिर्फ सरफेस, ये जो 6 मैंने, या आप क्या देख सकते हैं 6 मैंने वो किए हैं, शेड किए हैं, तो अगर किसी भी वॉल्यूम पे मैं डाइवर्जेंस को इंटीग्रेट करूं, वो इक्वल होता है कि अगर मैं वेक्टर फील्ड को इंटीग्रेट करूं सिर्फ सरफेस पे। अब अगर मैं दोबारा जाऊं यहाँ पे, इस फॉर्मूले पे, ये मैंने जो हाईलाइट किया है, ये वाला कि ऑन एनी सरफेस द मैग्नेटिक फील्ड का जो सरफेस इंटीग्रल है वो जीरो है। इसका मतलब ये है कि ऑन एनी वॉल्यूम, इसका मतलब ये है बाय गॉसेस डाइवर्जेंस थ्योरम कि ऑन एनी वॉल्यूम डेल डॉट बी, ऑन एनी वॉल्यूम का इंटीग्रल जो है ये जीरो है। अब आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हो कि ये तो सिर्फ ये कह रहा है, आई थिंक मैंने बी बहुत अच्छा नहीं लिखा, एक मिनट। अब आप यहाँ भी पूछ सकते हो कि मैंने तो सिर्फ ये प्रूफ किया है कि अगर आप किसी भी वॉल्यूम पे डाइवर्जेंस ऑफ बी को क्या कहते हैं इंटीग्रेट करो तो वो जीरो आएगा। इसका मतलब क्या ये है कि डाइवर्जेंस ऑफ बी इटसेल्फ जीरो है? वेल एक्चुअली यस, बिकॉज कि अगर आप किसी भी कोई भी क्वांटिटी लो और उसके लिए अगर आप ये प्रूव कर सकोगे किसी भी वॉल्यूम के ऊपर आप इसको इंटीग्रेट करो तो वो जीरो आएगी, इसका मतलब है कि वो क्वांटिटी इटसेल्फ जीरो है, दैट कैन बी प्रूवन, ये कोई मसला नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि जो डाइवर्जेंस ऑफ बी है ये जीरो है। तो आप देख सकते हो कि ये दरअसल डाइवर्जेंस ऑफ बी को जीरो होना दरअसल इस चीज से रिलेटेड है कि वो जो है, मैं यहाँ पे एरोज नहीं डाल रहा, कि यहाँ पे ये इस चीज से रिलेटेड है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हमेशा लूप्स में आती है। तो ये होगी हमारी पहली इक्वेशन कि जी, मैग्नेटिक फील्ड मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करते, जिसका ये मतलब हुआ कि डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एंड बी से मुराद मैग्नेटिक फील्ड थी, मैग्नेटिक फील्ड, हाँ जी। आप उसी पे रहे ना जो आप शेयर कर रहे थे, प्लीज। अच्छा मैं उस पर ही रहूं, ठीक है, एक मिनट। जी, आपको आ रही है स्क्रीन तो अगर ये मेरी? तो इसका ये मतलब है कि आप इसको यूं समझ लें कि एक दरिया है जो बह रहा है, और उसके किसी भी मुकाम पर आप एक कोई छोटा सा एरिया ले लें, कोई छोटा सा मुकाम ले लें, कोई छोटा सा एक वॉल्यूम ले लें, उसके अंदर जितनी मैग्नेटिक फील्ड्स आ रही होंगी उतनी ही उससे बाहर निकल रही होंगी। दैट हाँ, मीन्स एक तरह से कि कोई एक खास चीज उसको प्रोड्यूस नहीं कर रही कहीं से, वो दैट्स व्हाट इट मींस। सो मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं हाँ, करता। मोनोपोल तो अब नहीं करती इसका मैग्नेटिक। इसका एक कॉन्जुगेट या इसका एक बहन भाई है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ राइट? जी। तो वो एक्सप्लेन करें कि वो क्या। अच्छा, हाँ, अब देख सकते हैं कि सपोज करें कि अगर इलेक्ट्रिकल फ्लक्स भी ना होता, सॉरी इलेक्ट्रिक फ्लक्स कह रहा हूँ, सॉरी नो प्रॉब्लम। इलेक्ट्रिकल मोनोपोल्स,
इलेक्ट्रिकल मोनोपोल्स, यानी कि चार्जेस भी ना होते हैं अगर, तो हम यही आर्ग्यूमेंट दोबारा दे सकते हैं और उससे हमें पता लग जाएगा कि क्या कहते हैं कि जो राइट। डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड है वो भी जीरो है, लेकिन ये तब है अगर चार्जेस एग्जिस्ट ना करते। तो राइट। इसका मतलब ये है कि इन द एब्सेंस ऑफ चार्जेस द डेल डॉट ई इज इक्वल टू जीरो, एंड एक्चुअली दैट्स ट्रू। ये बात सही है कि अगर आप यानी चार्जेस अगर मैं हो ही ना, वैक्यूम में हूं तो उसमें डेल हाँ डॉट ई वुड बी जीरो। हाँ, क्लासिकल वैक्यूम में अगर आप क्योंकि राइट, क्वांटम क्लासिकल मैकेनिकली तो नहीं नहीं नहीं, हम वैक्यूम। वो इतनी कॉम्प्लेक्सिटीज में नहीं जा रहे ना। तो ये अहम बात इसलिए है कि ये जब हम मैक्सवेल इक्वेशन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की डिटर्मिनेशन करेंगे तो उसके लिए हमें हम्म, ये मानना पड़ेगा कि हम वैक्यूम में जा रहे हैं। आसान सा तरीका जी, उसका ये है। तो वैक्यूम में हाँ हम हाँ, उसको सिफर कर देंगे। ओके, गो अहेड प्लीज ठीक ठीक। एक्सप्लेन करें। अच्छा, अब ये जो क्या कहना चाहिए मुझे, ये जो इलेक्ट्रिकल फील्ड की जो डाइवर्जेंस है, इसका आंसर क्या आएगा, इसके लिए मुझे ना एक इंटीग्रल आइडेंटिटी यूज करनी पड़ेगी, लेकिन मैं उतने डिटेल में जा नहीं रहा। मैं इसको ना मेरा एक ख्याल है कि अगर हम सिंप्लीफाइड सिर्फ केस के लिए, बता दें, अगर हम उसको हाँ, सिर्फ ये बता दें कि वो ये है और ये कह दें हम्म कि हम, मैं भी उतनी कॉम्प्लेक्सिटीज में नहीं जाना चाह रहा हूँ क्योंकि उससे हम्म, फिर हमारे। मैं इसको ना गो अहेड प्लीज। मैं इसको ना एक सिंपल के यानी कि एक स्पेशल केस के लिए प्रूव कर सकता हूँ। वैसे मैं श्योर। बता देता हूँ कि वो है, पहले है क्या, जो गॉसेस लॉ फॉर इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी ये कह लें या इलेक्ट्रिकल फील्ड कह लें, सॉरी नॉट गॉसेस लॉ फॉर इलेक्ट्रिकल फील्ड। सो वो लॉ है ये, वो दरअसल आप देख सकते हैं कि चूंकि ये जो गॉसेस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म है वो एक एसेंशियली क्या करता है कि डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बताता है। तो गॉसेस लॉ फॉर जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है वो क्या करेगा कि हमें के डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड बताएगा। अब ये क्या आती है, वेल इसका आंसर ये है कि इट इज चार्ज डेंसिटी डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब चार्ज ये रो जो है इस डिवाइडेड चार्ज डिवाइडेड। डेंसिटी, हाँ जी, डिवाइडेड बाय, आप उसके अंदर वो डाल डाल देना, डिवीजन का साइन। ये है फ्रैक्शन है। ओके ओके ओके। अच्छा, तो ये जो रो है ये चार्ज डेंसिटी यानी कि चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो अब ये क्या कहते हैं इसको, इसकी हाँ ये जो है ना इसको आप कह सकते हैं माइक्रोस्कोपिक फॉर्म। माइक्रोस्कोपिक फॉर्म क्यों, क्योंकि अब आपने पीछे वाली जो डेरिवेशन मैंने की है उसमें आपने देखा होगा कि मैंने क्या किया था कि मैंने ये इंटीग्रल लिया रिजल्ट था। लिया था कि इंटेग्रल, हाँ इंटेग्रल वाले से मैं आया था डाइवर्जेंस ऑफ बी इक्वल टू जीरो तक। तो ये जो डाइवर्जेंस ऑफ बी इक्वल टू जीरो थी वो माइक्रोस्कोपिक फॉर्म थी, पहली जो फॉर्म थी वो इंटेग्रल फॉर्म थी। तो इसको भी मैं इंटीग्रल फॉर्म में लिख सकता हूँ गॉसेस लॉ फॉर इलेक्ट्रिकल फील्ड को, और वो फिर वो यूं होगी कि अगर आप किसी भी सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिकल फील्ड का सरफेस इंटीग्रल लें तो इट इज इक्वल टू द चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये एनी सरफेस है, एनी क्लोज्ड सरफेस, ठीक है। तो अगर एक सरफेस के अंदर चार्ज एग्जैक्टली जीरो है, चाहे वो स्कैटर्ड हो, ऐसा हो सकता है कि सपोज करें क्यूब हो आपके पास, वेल क्यूब क्यूब रहने दें क्योंकि वो उसमें सिंगुलर सिंगुलर पॉइंट्स होते हैं। एक सपोज करें एक स्फेयर है आपके पास और उसमें जगह जगह पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बिखरे बिखरे हुए हैं, लेकिन ऐसे बिखरे हुए हैं कि अगर आप टोटल चार्ज देखें तो वो जीरो है। यानी कि ऐसा हो सकता है कि 5 कूलम वहां है, -5 कूलम वहां है। तो अगर टोटल चार्ज जीरो है तो इलेक्ट्रिकल फील्ड का जो सरफेस इंटीग्रल होगा वो जीरो होगा, अगर टोटल चार्ज जीरो है। दैट्स एक्चुअली, अगर आप सोचो इसके बारे में तो दैट्स काउंटर इंट्यूटिव कि जो मर्जी डिस्ट्रीब्यूशन हो तो ये जो चार्ज होगा वो इंटीग्रल जो होगा वो जीरो होगा अगर टोटल चार्ज जो है वो जीरो हो। खैर, तो अब इसको डिराइव करने के लिए असल में हमें कुछ वेक्टर आइडेंटिटीज चाहिए, तो वो मैं इसकी डिटेल में नहीं, इसलिए जान नहीं हम रहा, उसको लेकिन जस्ट इसको लिख देते हैं। हाँ। हाँ, लेकिन इसमें मैं वही अभी थोड़ी देर पहले मैंने यही कहा था कि मैं ना इसको एक सिंपल केस के लिए मोटिवेट कर सकता हूँ कि ये क्यों ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आप, अच्छा मैं कूलम्स लॉ मैं यूज यही ना आपसे करूं, कहने लगा था हाँ कि फिर रहने देते हैं, दिस इज एक्चुअली कूलम्स लॉ से आएगा सब कुछ। हाँ चले फिर रहने देते हैं। लेकिन हम्म। ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये अच्छा, हमें चाहिए या होगा यहाँ पे, राइट राइट। ये तो इसकी ठीक है, आप ये बॉक्स वो इक्वेशन, माइक्रो, वो जो माइक्रो फॉर्म है वो भी लिख देना। और वो लिख दी है ये आपने बॉक्स शायद। इक्वेशन जो है, राइट राइट राइट। तो इसके ऊपर कुछ थोड़ी सी बात कर लें। जी जी, ये जो एप्सिलॉन नॉट है, हाँ जी, बिकॉज ये लेटर हमारी कन्वर्सेशन में ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। तो आप हम्म, हमारे मेंबर्स को ज़रा इसका थोड़ा एक्सप्लेन कर दें कि ये क्या हाँ होता है, ये और फिर इसका एक और भाई भी होता है, थोड़ी देर बाद वो भी आएगा। हाँ वैसे आई थिंक अगर आप
आई थिंक उसको बैन करना था जरूरी है, क्योंकि वो बैन क्या है? परमिटिविटी होती है। अच्छा चले अच्छा चले, तो ये जो एप्सिलॉन नॉट जिसकी ये बात कर रहे हैं जलाल साहब, इसको कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी, या मेरे स्पेलिंग हमेशा गलत होते हैं, नहीं हो सकता ठीक है है, गलत हो, हाँ, हाँ, चलो वर्ड है। परमिटिविटी ऑफ तो फ्री अच्छा स्पेस, फ्री, अच्छा ये जो फ्री स्पेस है, ये सिर्फ फैंसी वर्ड है वैक्यूम के लिए और कुछ भी नहीं है। ये फ्री स्पेस मींस वैक्यूम, ठीक है। वैक्यूम, वैक्यूम इज नॉट परमिटिविटी, हाँ एग्जैक्टली exactly. अब परमिटिविटी से को बहुत इसके आपने लिटरल मीनिंग नहीं ले लेना कि परमिटिविटी का क्या मतलब है, बस ये एक वर्ड है। तो अब एक तरह से ये कह सकते हैं कि ये एक तरह से ये बताता है कि इलेक्ट्रिकल फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी बिटवीन एनी टू चार्जेस। यानी कि सपोज करें कि अगर मैं दो चार्जेस दूं, दोनों की कोई भी, फॉर एग्जांपल 1 कूलम का ये भी है, 1 कूलम का ये भी है, तो मैं क्वेश्चन पूछ सकता हूँ कि दोनों में जो रिपल्जन होगी उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो एक तरह से आप ये कह सकते हो कि ये जो कांस्टेंट है ये डिटरमिन करता है कि वो क्या कहते हैं, क्या कहना चाहिए मुझे कि जो इलेक्ट्रिकल फील्ड की जो वो होगी, इलेक्ट्रिकल फोर्स की जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा। अगर ये कांस्टेंट बढ़ जाए तो फोर्स कम हो जाती है, ठीक है, और अगर ये कांस्टेंट कम होता तो फोर्स बढ़ जाती। तो ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये स्पेस की प्रॉपर्टी है, ये इटसेल्फ स्पेस की प्रॉपर्टी है। राइट। और तो दूसरी बात ये जो, हाँ जी, नो नो नो, फिनिश योर थॉट। एंड दूसरी बात बस ये थी कि ये जो क्वांटिटी है ये तमाम इनर्शियल फ्रेम्स में सेम है। ये बहुत बहुत जरूरी है कि मैं इनर्शियल यही फ्रेम, कहने लगा था कि ये इंपॉर्टेंट बात हमने ये नोट करनी हाँ है। जी, अब बल्कि आप अगर इसको लिख दें तो वो भी इंपॉर्टेंट होगा हाँ बिल्कुल, कि कि ये एक तरह से, एप्सिलॉन हाँ नॉट इज सेम फॉर ऑल इनर्शियल फ्रेम्स, बिकॉज ये एक नेचर का कांस्टेंट है, जैसे जी एक कांस्टेंट है जिसकी जी वैल्यू एग्जैक्टली इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अच्छा, इसकी एक और खूबसूरती है कि इसको फ्रेम इंडिपेंडेंट भी कहते हैं। राइट, तो हाँ जी, एप्सिलॉन नॉट जो है वो हमें ये बताता है कि फ्री स्पेस, मैं भी ना इस चीज में पढ़ जाता हूँ, फ्री स्पेस वैक्यूम में दो चार्जेस के हम्म, दरमियान पल्शन या अट्रैक्शन की फोर्स कितनी होगी उसको ये डिटरमिन करता है। अगर मैं जी, उसी वैक्यूम को लकड़ी के साथ, कागज के साथ रिप्लेस कर दूं तो वो फोर्स एग्जैक्टली, बढ़ जाएगी, कम हो जाएगी, कुछ भी होगा, डिफरेंट कम, होगी। इसलिए बिल्कुल, वहां पर एप्सिलॉन की वैल्यू डिफरेंट होगी, हम्म, राइट। तो एक्चुअली फोर्स हमेशा कम होती है, कम ही होगी, बढ़ती तो मैं नहीं है कभी भी। राइट में चेंज हो जाएगी, मैं कम, सबसे ज्यादा तो फ्री स्पेस में ही होगी ना, तो वो जी, राइट। तो एप्सिलॉन की वैल्यू मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि पानी के अंदर एप्सिलॉन की वैल्यू डिफरेंट होगी, लकड़ी के अंदर डिफरेंट हम्म, होगी, हवा में डिफरेंट होगी, खला में डिफरेंट होगी। हवा और खला में बहुत करीब करीब एक दूसरे की वैल्यूज हैं, बट जो भी है, तो ये एक इंपॉर्टेंट जी, बात हम यहाँ पर निकालना चाह रहे हैं। तो हमने ये और डिटरमिन किया, जी जी, तो हमने ये डिटरमिन किया कि एक इक्वेशन ये बनेगी कि डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू चार्ज डेंसिटी डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। जी, हाँ जी, आप कुछ कह रहे थे। अच्छा, नहीं मैं एक्चुअली मैं ये कह रहा था कि ये जो भी आप कह रहे थे ना कि एप्सिलॉन नॉट की जो एप्सिलॉन की जो वैल्यू होगी, ये परमिटिविटी की जो वैल्यू होगी ये डिफरेंट होगी, क्या कहते हैं, डिफरेंट मीडियम्स में, मीडिया में। एक्चुअली ये चीज रिलेटेड है, वैसे आगे हम बात करेंगे इसकी हाँ कि हाँ, ये चीज रिलेटेड है इस फैक्ट से कि जो स्पीड ऑफ लाइट है वो डिफरेंट है डिफरेंट राइट मटेरियल्स में। राइट। वो हमें लाइट का तो भी पता ही नहीं है ना, वी डोंट नो हाँ अच्छा, नहीं व्हाट हमें लाइट इज हमें नहीं एट दिस पता, टाइम, ठीक है हमें। राइट। तो ये होगी अच्छा दो इक्वेशंस, दो इक्वेशंस जी, हमारे पास हो गई। अगर आप इसको दोबारा लिख दें तो व्यूअर्स जो है हाँ हमारा ठीक है, देखें, जरूर जरूर जरूर, दोनों को दोबारा लिखें व्हाइल यू आर दोनों को लिख राइटिंग, देते मैं हैं। एक्सप्लेन करता हूँ। ये दोनों इक्वेशंस हमें बताती हैं कि चार्ज और मैग्नेटिक फील्ड कैसे जा रहे हैं, मतलब प्रोड्यूस हो रहे हैं, और उनके ऊपर हम उनको कैसे कैलकुलेट करें। अब हमने ये समझना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का और मैग्नेटिक फील्ड का एक दूसरे के ऊपर इफेक्ट क्या है, हम्म, राइट। तो ठीक, जो इफेक्ट होता है उसको हम एक और क्वांटिटी है जिसको हम कहते हैं कर्ल से फाइंड आउट करते हम्म, हैं। हाँ सो आप कुड कह यू, सकते हैं। या सो अच्छा इसमें एक एक और चीज है कि इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, सपोज करें कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो हैं ये दोनों के दोनों स्टैटिक हैं, यानी कि टाइम इंडिपेंडेंट है।
तो फिर इलेक्ट्रिकल फील्ड की इटसेल्फ प्रेजेंस का मैग्नेटिक फील्ड पे कोई इफेक्ट नहीं होने वाला, ठीक है, सही। और ना इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक फील्ड की इटसेल्फ प्रेजेंस का इलेक्ट्रिकल फील्ड पे कोई इफेक्ट होने वाला है। जब टाइम इंडिपेंडेंट हो ये, तो फिर कोई फर्क नहीं होता, लेकिन जब टाइम डिपेंडेंट हो, जब चेंज हो रहे हो फिर टाइम के साथ, राइट। फिर फर्क पड़ता है। तो अब आप कौन सी क्वेश्चन करना चाहते हैं इसके बाद? तो पहले हम करेंगे फैराडेज लॉ, क्योंकि फैराडेज लॉ, वो ठीक। जो कर्ल ऑफ बी है उसमें तो आपको डिस्प्लेसमेंट करंट इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, जो हाँ, विच एग्जैक्टली। इज द ओनली अच्छा, कंट्रीब्यूशन ऑफ मैक्सवेल, जैसे आपने पहले कहा। हाँ, हम्म, अच्छा, अब ये जो है फैराडेज लॉ, ये दरअसल इस चीज को एड्रेस करता है कि सपोज करें कि हमारे पास अगर एक टाइम डिपेंडेंट मैग्नेटिक फील्ड हो, तो अच्छा, टाइम वो, डिपेंडेंट से मतलब, सॉरी मैं आपकी बात एक्सप्लेन कर रहा जी था। जी जी जी, कोई मसला नहीं, कोई टाइम मसला नहीं। डिपेंडेंट से मतलब है कि चीजें टाइम के साथ चेंज हो रही हैं, हम्म। राइट। तो जब कहा हाँ जाए जी। कि टाइम इंडिपेंडेंट, तो उसका मतलब है कि एक चार्ज टेबल के ऊपर पड़ा हुआ है, कुछ भी नहीं कर रहा, कहीं का हरकत हम्म। नहीं कर रहा। गो अहेड। हाँ जी। तो जो टाइम डिपेंडेंट मैग्नेटिक फील्ड है वो किस तरह, अब आई थिंक जो जिन लोगों ने एफएससी में पढ़ा हुआ है, आई थिंक उन्होंने, उनको पता होगा, उन्होंने ये लफ्ज सुना होगा कि मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज होना टाइम के साथ, वो दरअसल इंड्यूस करता है ईएमएफ। लेकिन ईएमएफ कुछ भी नहीं है सिवाय इलेक्ट्रिकल फील्ड के इंटेग्रल के। तो एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि जो टाइम डिपेंडेंट मैग्नेटिक फील्ड है, यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड अगर टाइम के साथ चेंज हो, तो वो एक इलेक्ट्रिकल फील्ड प्रोड्यूस करती है, ठीक है। और वो इलेक्ट्रिकल फील्ड जो है वो बड़ी मजे की इलेक्ट्रिकल फील्ड है। वो इस तरह की इलेक्ट्रिकल फील्ड नहीं है जिस तरह की चार्जेस से आती है। क्यों ऐसा क्यों है कि वो चार्जेस से जो इलेक्ट्रिकल फील्ड आती है उससे डिफरेंट है? वेल, यहाँ पे अगर मैं एक छोटी सी बात, चलो मैं वो बाद में करूंगा, अभी नहीं करते। तो वो फैराडेज लॉ को आप इस तरह से देख सकते हो, आई थिंक जो ज्यादातर जिन तरीकों से पढ़ाया जाता है फैराडेज लॉ के बारे में, तो आई थिंक वो गुड इनफ है। कि सपोज करें कि आपके पास अगर एक लूप है, और ये जो लूप है ना, इसकी मैं बात, इसके इसके हवाले से ना मैं कुछ मिसकंसेप्शन है उनकी भी बात करूंगा। कि सपोज करें ये एक लूप है वायर का, ठीक है, यानी कि इसमें एक हमारे करंट, पास तार है तांबे की, जो हमने गोल घुमाई हुई है। हाँ, सही। गोल ठीक घुमाई है। भी, और ये इस पे से करंट जा सकता है। अब सपोज करें कि हमारे पास अगर यहाँ पे कोई भी मैग्नेट है, ठीक है, नॉर्थ पोल है या साउथ पोल है। हमें पता है कि नॉर्थ पोल में से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जाती हैं, यानी कि इनकी डायरेक्शन कुछ यूं होती है, ऐसे करके, ठीक है। हो सकता है कि कुछ फील्ड लाइन जो है वो मिस भी कर जाए इसको, ठीक ठीक है। है। अब मैं ऐसे करूंगा आप ये, जी, अब मैं करूंगा ये कि मैं इस मैग्नेट को आगे की तरफ धकेलता हूँ, यानी कि लूप की तरफ धकेलता हूँ। तो होगा क्या कि इस लूप में से, अगर मैं लूप को दोबारा बनाऊं, तो कि इस लूप में से जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस होंगी वो बढ़ जाएंगी। तो एक तरह से अभी कह सकते हैं कि मैग्नेटिक चेंज हो रहा है। फ्लक्स जो है, हाँ, वो चेंज हो रहा है। मैग्नेट तो चेंज। खैर यहीं पे है, ठीक है। तो होगा क्या ये कि इस लूप के अंदर आप देख सकते हैं कि ये लूप किसी भी बैटरी के साथ कनेक्टेड नहीं है। मैंने कोई भी बैटरी नहीं ली है यहाँ पे, राइट। तो जो फैराडे ने ओरिजिनल एक्सपेरिमेंट किए थे वो ऐसी कुछ एक्सपेरिमेंट्स है, उसमें एक लूप नहीं था, जाहिर है उसमें कई लूप्स है, सोलेनॉइड टाइप की चीज थी उसमें। तो उसमें ये था कि बैटरी कनेक्टेड नहीं है ये लूप, लेकिन फिर भी इसमें करंट उसने मेजर किया था गैल्वेनोमीटर से, ठीक है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, ये बहुत ही अनएक्सप्लेन चीज है कि आप बैटरी के बगैर करंट कैसे लेकर आ सकते हो। दूसरी बात ये है कि करंट की डायरेक्शन क्या होगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे एक साफ सुथरा सा लूप बनाऊं ये, तो करंट की डायरेक्शन जो होगी वो यूं होगी या यूं होगी, यानी कि काउंटर क्लॉकवाइज होगा या क्लॉकवाइज होगा, ठीक है। ये पता करना है। तो इट टर्न्स आउट, अच्छा मैं डायरेक्ट रिजल्ट नहीं बताता, लेकिन मैं अम, अच्छा अच्छा, मुझे पता पता करना पड़ेगा कि क्या मैं ये चीज अज्यूम करूं कि अगर एक तार है, चलो मैं ये बात बता देता हूँ। सपोज करें अगर हमारे पास एक तार है, उसमें से करंट जा रहा है, तो अ, हमें पता है कि तार के इर्द गिर्द जो है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस मैग्नेटिक होती फील्ड। है, ठीक है। और उसका तरीका ये है कि अगर आप अपना राइट हैंड लें, अगर इफ यू कैन सी मी, अब अपना राइट हैंड लें और इस तार की डायरेक्शन में, तार की जो करंट की डायरेक्शन में अगर अपना अंगूठा करें, तो जो आपकी जो फिंगर्स होती हैं वो दरअसल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताती हैं। तो ये मेरी राइट। फिंगर्स ये कह रही हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यूं होगी, यूं यू। करके, ठीक है। तो इसको एक्चुअली आप यूज कर सकते हैं ये पता करने के लिए कि अगर आपके पास एक लूप हो, उसमें से अगर करंट इस तरफ जा रहा हो जिस तरफ मैंने एरो बनाया है, तो फिर मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ होगी। तो एक्चुअली आप यूं अभी भी ये कर सकते हैं, काउंट। हाँ, कि अगर आप इसकी तरफ डायरेक्शन लें तो पता लग रहा है कि ये ऊपर से अंदर की तरफ आ रही है मैग्नेटिक या फील्ड यूं करके।
यूं यूं तो करके। अहम ठीक बात है। यह है कि यहाँ पर डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है हाँ। इस इम्पैक्ट को, इस इफेक्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए। हाँ, अब ये जो मैंने बात किया ना यहाँ पे कि लूप की मैग्नेटिक फील्ड, ये मैंने इसलिए की है कि यहाँ पे मैं ये पता करना चाह रहा हूँ कि मैग्नेट जब आया है लूप की तरफ, तो उसकी वजह से जो करंट इंट्रोड्यूस हुआ है लूप में, उसकी डायरेक्शन क्या है। अब उसका तरीका ये है कि सपोज करें कि लूप कहता है यार मेरे में जितनी मैग्नेटिक फील्ड थी ना पहले, मैग्नेटिक फ्लक्स कह लें, कुछ भी कह लें, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैंने उतनी ही रखनी है। हम्म। ठीक है, वो कह रहा है आई डोंट वांट टू चेंज। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर वो चाहता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उसके अंदर उतनी ही हों जितनी पहले थी, लेकिन हम देख रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ रही हैं क्योंकि मैग्नेट करीब आ रहा है, तो ये ऐसा क्या करे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो कम हो। तो उसके लिए ये कर सकता है कि अगर अपने अंदर एक ऐसा करंट इंट्रोड्यूस करे कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उस करंट की वजह से इंट्रोड्यूस होंगी, वो इस मैग्नेटिक फील्ड जो चेंज आया है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में, उसको ओपोज करे। तो एक तरह से हम ये देख सकते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो इस तरफ ज्यादा बढ़ चुका है, यानी कि अगर मैं ये जो मैंने नया एरो बनाया, आई थिंक मुझे ब्लू में बनाना चाहिए, ये इस तरफ बढ़ चुका है, एक तरह से आप ये कह सकते हैं। तो अब आप ये देख सकते हैं कि अगर ये चाहता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो उतनी ही रहें जितनी पहले थी, तो ये करंट ऐसा इंट्रोड्यूस करे कि इस तरफ मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस हो उस करंट की वजह हम्म। से, उस करंट की वजह हम्म। से। तो हम देख सकते हैं कि कैसे होगा। अभी हमने नीचे देखा है कि अगर कोई क्या कहते हैं लूप के अंदर ऐसे करंट हो जिसका मैंने नीचे दिखाया हुआ है, तो ऊपर से नीचे की तरफ मैग्नेटिक फ्लक्स होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर मुझे मैग्नेटिक फ्लक्स भेजना है इस तरफ, ये वाला इस तरफ भेजना है, तो इसका मतलब ये है कि मुझे अगर आप, चलो मैं इसको करके दिखाता हूँ। अगर मैं चाहता हूँ कि यूं हो मैग्नेटिक फ्लक्स यूं, तो मैं देख सकता हूँ कि करंट नीचे की तरफ आना चाहिए। आप देख सकते हो कि अगर करंट ऊपर की तरफ होता, यानी कि सपोज करें करंट अगर यूं होता, नजर आ रहा है आपको मैंने कहाँ हम्म। बनाया एरो, आ रहा है, ठीक है। करंट अगर ऊपर की तरफ होता तो आप देख सकते हो कि यूं आता, यानी कि वो और या उसको फोर्स करता। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसका मतलब है कि करंट जो है वो इस तरफ होना चाहिए, यूं। या ठीक है, अब ये जो है ना तरीका पता करने का कि करंट किस तरफ आएगा, इसको कहते हैं लेंज़ेस लॉ। ये जो मैंने अभी तरीका यूज या किया है कि वो ओपोज करेगा उसको। अ, अच्छा, अब फैराडेज लॉ जो है, एक और बात यहाँ पे मैं दो बातें करूं कि मैंने अभी शुरू में बात की थी कि मैं कुछ मिसकंसेप्शंस को एड्रेस करूंगा। पहली चीज तो ये कि ये जो लूप है इसमें करंट आप देख सकते हैं इंट्रोड्यूस हुआ है। ठीक है, ये जो लूप है, पहली बात तो ये कि ये ऐसा हो सकता है कि ये लूप प्लास्टिक का हो, बट अगर ये प्लास्टिक का होगा तो फिर इसमें करंट नहीं आएगा, पहली बात। दूसरी बात ये कि ये जो हम ये जो पढ़ाते हैं जिस तरह से कि सपोज करें आपके पास एक वायर का लूप है, ये सिर्फ फैराडेज लॉ समझाने के लिए। सपोज करें आपके पास एम्प्टी स्पेस है, ठीक है, उसमें अगर आप एक इमेजिनरी लूप ले लें अगर, तो उसमें भी क्या कहते हैं एक मैग्नेटिक करंट पैदा फील्ड होगा। के, नहीं करंट तो नहीं होगा ना फिर पैदा, लेकिन वो हम्म। इलेक्ट्रिकल फील्ड पैदा होगी। यानी फोर सपोज करें कि आपके पास एक प्लास्टिक हो, जैसे मैंने पहले बात की प्लास्टिक है, और मैं आपको एक मजे की कहानी भी बताऊंगा यहाँ पे, वो पता नहीं उस कहानी पे रोना चाहिए या हंसना चाहिए कि प्लास्टिक का लूप है सपोज करें आपके पास अगर, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड जो इस करंट को आप कह सकते हैं कॉज कर रही है, जो कि एक्चुअली यहाँ पे कॉपर के वायर में करंट है, इसको एक इलेक्ट्रिकल फील्ड कॉज कर रही है। वो इलेक्ट्रिकल फील्ड तब भी इंड्यूस होगी अगर यहाँ पे कोई प्लास्टिक का फॉर एग्जाम्पल लूप होता। श्योर। हाँ, वो अलग बात है कि करंट ना होता, ठीक है, लेकिन सही। पोटेंशियल डिफरेंस फिर भी क्रिएट होता। ठीक है, और राइट। अगर कुछ भी ना होता तो पोटेंशियल डिफरेंस फिर भी होता लेकिन करंट ना होता। ठीक है, हम्म। ऐसा हो सकता है कि पोटेंशियल डिफरेंस हो लेकिन चूंकि रेजिस्टेंस इन्फिनिट है तो करंट जीरो है, ऐसा हो सकता है। हम्म। ठीक है, अब मजे की बात बताता हूँ मैं आपको कि एक तरह से भी कह सकते हैं कि फैराडेज लॉ जो है वो ये कह रहा है कि इलेक्ट्रिकल फील्ड विल बी प्रोड्यूस्ड, या फिर लेंज़ेस लॉ की बात है कि फैराडेज लॉ या लेंज़ेस लॉ ये कह रहा है कि इलेक्ट्रिकल फील्ड विल बी प्रोड्यूस्ड सच दैट इट विल ट्राई टू अपोज द चेंज। ठीक है, तो चीज इंट्रोड्यूस हो रही है वो है इलेक्ट्रिकल फील्ड। ये करंट जो है ये सिर्फ एक आप कह सकते हैं कि ये टीचिंग टूल है बच्चों को हम्म। समझाने के लिए कि इलेक्ट्रिकल फील्ड किस तरफ इंड्यूस होगी। मेरे एक सीनियर थे, वो किप्स में गए, किप्स कॉलेज बहुत बड़ी क्या कहते हैं एकेडमी है पाकिस्तान में, वहां पे डेमो के लिए। तो उन्होंने ना लेंज़ेस लॉ में यही वाली बात कही कि लेंज़ेस लॉ ये कहता है कि इलेक्ट्रिकल फील्ड जो है वो इंड्यूस ऐसे होगी, सच सॉरी करंट करंट की उन्होंने बात की, करंट ऐसे इंड्यूस होगा सच दैट इट विल अपोज द चेंज। अब उनको ये बात पता थी कि एक्चुअली जो चीज इंड्यूस होती है वो इलेक्ट्रिकल फील्ड है ना कि करंट।
तो मजे की बात ये है कि मजे की पता कहना चाहिए, अपने दुख की कहना चाहिए कि वहां पे बड़े बड़े टीचर्स बैठे हुए थे फिजिक्स के, उन्होंने कहा कि एक्चुअली जो चीज इंड्यूस होती है वो तो इलेक्ट्रिकल फील्ड है, तो आपने करंट क्यों कहा फिर? पर उन्होंने ये कहा क्योंकि बुक में ये लिखा हुआ है। तो उन्होंने कहा शाबाश, बहुत अच्छा किया माशाल्लाह। अब मुझे नहीं पता इस पे हंसना चाहिए या रोना चाहिए, लेकिन ऐसी ये हाल है हमारे। हाँ, अच्छा चले, तो अब यहाँ पे ना एक बहुत मजे की बात आप देख सकते हैं, वो ये है कि फॉर एग्जाम्पल मैं दोबारा से लूप बनाता हूँ ऐसे, बल्कि रुके मैं थोड़ा और नीचे चला जाता हूँ। अब मैं दोबारा से ये लूप बना रहा हूँ ऐसे, और मैं ये कह चुका हूँ कि इसमें करंट आता है, ठीक है, लेकिन ये करंट जो है ये एक इलेक्ट्रिकल फील्ड की वजह से, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिकल फील्ड हर पॉइंट पे है सच दैट कि इलेक्ट्रिकल फील्ड का एक लूप बन रहा है। आपको याद होगा थोड़ी देर पहले मैंने एक बात कही थी कि मैं ये नहीं कहूंगा कि इलेक्ट्रिकल फील्ड के लूप्स नहीं बन सकते, ठीक है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि उसके लूप्स ना बने, वो तब नहीं बनेंगे जब चार्जेस होंगे, क्योंकि वो जो राइट, इलेक्ट्रिकल फील्ड राइट। लाइंस हैं वो चार्जेस पे खत्म होती हैं। लेकिन मैंने इसलिए नहीं कही थी बात ये शुरू में कि ऐसा नहीं हो, कि ऐसा हो सकता है कि इलेक्ट्रिकल फील्ड के लूप्स बने, ऐसा भी हो सकता है। तो एक और बात मैंने थोड़ी देर पहले कही थी कि ये जो इलेक्ट्रिकल फील्ड होगी ये डिफरेंट होगी उस इलेक्ट्रिकल फील्ड से जो कि चार्जेस की वजह से पैदा होती है। और वो क्यों है बात, अब ये जो चीज है, ये जो आम ऑडियंस है वो बस ले ले मेरे से, और जो फिजिक्स स्टूडेंट्स है वो प्रूव करने की कोशिश कर सकते हैं कि जो चार्जेस से इलेक्ट्रिकल फील्ड पैदा होती है ना उसका कर्ल जीरो होता है। फॉर एग्जाम्पल आप ये पता कर सकते हो कि जो, अच्छा खैर उनको पता होगा कैसे ये करना है, मैं वेक्टर आइडेंटिटीज नहीं दूंगा यहाँ पे अब, हम्म, कि जो चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिकल फील्ड पैदा होती है उसका कर्ल जीरो होता है, ठीक है, लेकिन ये जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है इसका कर्ल जीरो इसमें नहीं है, कर्ल ये जीरो है। बहुत, हाँ ये बहुत डिफरेंट चीज है। अब आप देख सकते हो कि मैग्नेटिक फील्ड जो थी वो हुआ क्या था कि मैग्नेट करीब आया था तो उस लूप के अंदर से जो मैग्नेटिक फ्लक्स था वो टाइम के साथ चेंज हो रहा था। इसका मतलब ये है कि ये वाली जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है ये ऑब्वियसली जीरो होगी अगर मैग्नेटिक फील्ड का टाइम डेरिवेटिव का मतलब ये है कि वो टाइम के साथ अगर चेंज ना हो तो वो इलेक्ट्रिकल फील्ड जीरो होनी चाहिए, जो ये वाली इलेक्ट्रिकल फील्ड है क्योंकि जो, मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं हो रहा, इसलिए। हाँ हाँ राइट, गो एग्जैक्टली। अहेड। तो इसका मतलब है कि इस इलेक्ट्रिकल फील्ड को या फिर इसके कर्ल को एक तरह से आप भी कह सकते हैं, इसको डिपेंडेंट होना चाहिए टाइम डेरिवेटिव ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पे, ठीक है। अब इसकी मैं डेरिवेशन लंबी, तो मैं डेरिवेशन शुरू हम सिर्फ लिख देंगे, हाँ चलें, डेरिवेशन वो फिर बल्कि एक बहुत मिनट, लंबा। आई थिंक मैं अगर मैं चलें ठीक है, मैं अगर एंड में हमें थोड़ा टाइम मिला तो हम कर सकते हैं, लेकिन मैं बता देता हूँ कि फेराडेज लॉ है क्या। फेराडेज लॉ आप ये कह सकते हैं माइक्रोस्कोपिक फॉर्म उसकी ये है कि अच्छा एक मिनट, चलो मैं एक वर्ड इक्वेशन लिखता हूँ पहले, ताकि वो लोग फॉर एग्जांपल जिन्होंने एफएससी की हुई है वो जरा कनेक्ट कर सके कि समझ हम सके हमें ये इसको। इक्वेशन पता है। हाँ तो वर्ड इक्वेशन फिर आप यूं कह सकते हैं कि वर्ड इक्वेशन ये है कि ईएमएफ इंड्यूस्ड, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। हाँ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक या है, गुड, इंड्यूस्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। एंड दैट्स व्हाट इट इज। हाँ जी एग्जैक्टली exactly. अब इसी को अगर मैं क्या कहते हैं, इसको मैं इंटीग्रल फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, और फिर मैं डाइवर्जेंस थ्योरम लगा के, सॉरी स्टोक्स थ्योरम लगा कर्ल, के, स्टोक्स या थ्योरम क्या स्टोक्स है, थ्योरम। मैं वहां जाऊं मैं वहां या नो ना नो जाऊं नो वहां नो पे? नो, दैट्स वे टू अच्छा मच, चले राइट। ठीक है, चले ठीक है, तो इसको मैं अगर मैं इसकी माइक्रोस्कोपिक फॉर्म लिखूं तो वो ये है कि कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड इज नेगेटिव, ये बहुत जरूरी साइन है ये वाला, नेगेटिव ऑफ द टाइम डेरिवेटिव ऑफ दैट्स व्हाट स्नेल्स लॉ मैग्नेटिक इज। फील्ड। हाँ जी, और ये वेक्टर्स हैं हमेशा की राइट, तरह, और ये जो ये वाला जो साइन है ये पार्शियल डेरिवेटिव कहते हैं इसको। और इसका मतलब ये है कि अगर सपोज करें कि मैग्नेट फॉर एग्जांपल मैग्नेटिक फील्ड का ले रहा हूँ मैं पार्शियल डेरिवेटिव, इसका मतलब ये है कि मैग्नेटिक फील्ड अगर स्पेस पे डिफरेंट पॉइंट्स पे डिफरेंट है, और हर एक ही पॉइंट पे अगर वो टाइम के साथ भी चेंज कर रही है, यानी कि वो स्पेस पे भी डिपेंडेंट है, टाइम पे भी डिपेंडेंट टाइम है। पे। तो राइट, पार्शियल डेरिवेटिव का मतलब ये होता है कि आप स्पेस वेरिएबल्स सेम रखो, उनको चेंज नहीं करना, सिर्फ टाइम को आप वेरिएबल के तौर पे ट्रीट चेंज करो और करना। फिर राइट, डेरिवेटिव लो, राइट, राइट। तो ठीक राइट, है। तो तो इसका ये इसका दरअसल, ये मतलब है कि एज अपोज टू जो हमने डाइवर्जेंस दिखाया था, वो तो ये बता रहा हाँ था हाँ, कि फील्ड फ्लो कैसे करता है। ये बता रहा है कि हम्म, अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या इम्पैक्ट है, राइट? वो इलेक्ट्रिक जी फील्ड कैसे रिप्रोड्यूस करता है। सो दिस इज बाइंडिंग मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड टुगेदर नाउ, राइट?
हाँ जी, जैसे आपने इसमें बताया एक और बात है कि ना। जी, जी। एक और बात इसमें कह दूं कि मैंने जो अभी ये कहा ना रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, ये मैं टोटल टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स कह रहा हूँ। करेक्ट, फॉर करेक्ट, एग्जांपल अगर आपके पास 10 लूप्स हैं तो इसको पे एक लूप को पे आप 10 से मल्टीप्लाई, या एक तरह से कह करेक्ट, सकते हैं करेक्ट, कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू वन लूप मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ लूप्स। एग्जैक्टली, ठीक है, ये मैं इसलिए करेक्ट, बता रहा हूँ क्योंकि वो एफएससी में ऐसे लिखा हुआ होता है, कुछ लोग का ये वो नंबर ऑफ लूप्स भूल राइट। गया, तो वो नहीं मैं बोला, वो टोटल रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक तो फ्लक्स। हम ये यहाँ पे अच्छा। ये बता रहे हैं कि अगर एक लूप हो, उसमें मैग्नेटिक फील्ड जा रहा हो, तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगा, वो कर्ल कर्ल बता रहा है कि इसका उसके ऊपर इम्पैक्ट क्या है, वो ये होगा कि वो ये इस साइड पर राइट हैंड जैसे आप गो अहेड। ठीक। अच्छा, अब आप कुछ और डिस्कस करना चाहते हैं, फिर मैं मैक्स नहीं, ये तो फैराडे हो गया, एम्पेयर्स लॉ। ये 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 हो गया फैराडे का लॉ। अब हम्म, हम आएंगे लास्ट इक्वेशन पे, जो कि सबसे पेचीदा कॉम्प्लेक्स इक्वेशन है उसमें, हम्म। और गो अहेड, एम्पियर्स लॉ। एम्पेयर्स लॉ, इसको एम्पेयर मैक्सवेल लॉ भी कहते हैं, लेकिन मैं बाद में बात करेंगे कि एम्पेयर मैक्सवेल लॉ क्यों कहते हैं इसको। अच्छा, इसमें एम्पेयर्स लॉ को आप ये कह सकते हैं कि ये किस क्वेश्चन का आंसर है, कि ऐसा क्या क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं कि जिसका ये आंसर है। तो क्वेश्चन हम ये पूछ सकते हैं, फॉर एग्जांपल अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक रिजल्ट कोट किया था, वो ये था कि सपोज करें कि आपके पास एक करंट कैरिंग वायर है, ठीक है, और उस करंट कैरिंग वायर के इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो प्रोड्यूस होती है, ये तो हमें पता है। और मैंने जो रिजल्ट कोट किया था वो सिर्फ ये था कि उसकी डायरेक्शन क्या है, मैंने उसके मैग्नीट्यूड की कोई बात नहीं की थी कि मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या है एट पर्टिकुलर पॉइंट। ठीक है, मैं सिर्फ डायरेक्शन की बात की थी। लेकिन अब आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हो कि सपोज करें कि आपके पास एक करंट कैरिंग वायर है, ये करंट कैरिंग वायर है, ठीक है, इसके फॉर एग्जांपल एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम इट, ये डिस्टेंस आर है इसका, ठीक है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो होगी, अच्छा ये तो हमें पता है कि खैर अगर वो करंट इस तरफ होगा तो हमें पता है राइट हैंड रूल के तहत ये जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन कुछ यूं होगी, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये क्वेश्चन अगर मैं पूछूं, और हमें ये बात जाहिर है पता है कि ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि मैं वायर से जितना मर्जी दूर चला जाऊं मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम हो, ये तो गलत है। ठीक है, तो ऑब्वियसली उसको डिस्टेंस के साथ डिक्रीज करना चाहिए। तो क्वेश्चन ये है कि ये हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, ये क्वेश्चन है, मैं जाहिर है इसकी पूरी डेरिवेशन नहीं करूंगा, लेकिन ये क्वेश्चन अगर आप पूछो तो एक तरह से ये आपको ले जाता है एम्पेयर लॉ की तरफ। ठीक है। अच्छा, एम्पेयर लॉ जो है वो है क्या, एम्पेयर लॉ कुछ यूं है कि सपोज करो कि आपके पास एक क्या कहना चाहिए मुझे, कोई भी आप ना आर्बिट्ररी सा लूप ले लो स्पेस के अंदर, आर्बिट्ररी लूप कोई भी, ठीक है, पहले वो थोड़ा रिग्रेस होने के लिए वो इतना भी आर्बिट्ररी नहीं होना चाहिए, उसके ऊपर कुछ कंडीशंस हैं, लेकिन आर्बिट्ररी सा लूप ले लो कोई भी स्पेस के अंदर, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हो कि इस लूप के ऊपर आप मैग्नेटिक फील्ड को इंटीग्रेट कर रहे हो, इसका मतलब क्या मैं बताता हूँ कि सपोज करो कि अब मैं यहां से शुरू करता हूँ, ये वाला जो पॉइंट है, ये जो मैंने हाईलाइट किया पॉइंट, इसको पॉइंट ए कह देते हैं, यहां से शुरू करते हैं, और मैग्नेटिक फील्ड को इंटीग्रेट करने का मतलब क्या है। फॉर एग्जांपल हर पॉइंट पे मैं मैग्नेटिक फील्ड देखता हूँ, यहाँ पे ये है, और मैं इसको पहले छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ, जैसे कि मैंने सरफेस इंटीग्रल के लिए किया था। हर सारा पूरा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन यू गेट द आइडिया कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट है, इसके सपोज करो लेंथ जो है वो L1 है, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो B1 है। और आप ये देख सकते हो कि यहाँ से यहाँ तक का जो सॉरी एक मिनट, यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है, ये वाली जो लेंथ है, ये एक वेक्टर है, अभी आप देख सकते हो, कोई इसमें तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, अब इन दोनों वेक्टर्स का मैं डॉट प्रोडक्ट ले लेता हूँ, इसको मैं कह देता हूँ B1 डॉट L1। ठीक है, और फिर ये मैं 2 के लिए भी करूँ, 3 के लिए भी करूँ, 4 के लिए भी करूँ, करता 5 जाओ के लिए भी सब करूँ, पे। ठीक, ठीक है, करता जाऊँ बिल्कुल। और तो इसको हम कहेंगे कि मैग्नेटिक रुके, बल्कि मैं इसको मैं लिख देता हूँ कि इसको कहते हैं, इसको ये भी कहते हैं कि पाथ इंटीग्रल, एक मिनट, इसको पाथ इंटीग्रल भी कहते हैं, पाथ इंटीग्रल या लाइन इंटीग्रल भी कह सकते हैं, इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और ये आप ध्यान रखें कि मैग्नेटिक फील्ड इटसेल्फ जो है वो वेक्टर है, ठीक है, और ये जो मैंने अभी जो L1 लिखा था फॉर एग्जांपल, ये भी एक वो भी वेक्टर था। वेक्टर। ठीक है, लेकिन लेकिन मैं चूंकि इनका डॉट प्रोडक्ट ले रहा हूँ, तो जो पाथ इंटीग्रल है वो क्या है, वो एक स्केलर है। स्केलर। ठीक है, वो एक स्केलर क्वांटिटी है। तो इसको मैं फिर वैसे ही लिख सकता हूँ कि, बल्कि रुके मैं इसको दो पार्ट्स में लिखता हूँ कि ये है B1 डॉट L1 प्लस B2
डॉट L2 एंड सो ऑन करता जाऊं अगर मैं ये, अब इसको मैं फिर वैसे ही उसी नोटेशन में लिख सकता हूँ कि BI डॉट LI, और I जो है वो 1 से N तक है, N मैंने पार्ट्स किए थे उस लूप के, ठीक है। फिर इसको मैं दोबारा से वही कर सकता हूँ कि अगर वो नंबर ऑफ पार्ट्स इन्फिनिट हो जाएं अगर, तो इसको मैं फिर इंटेग्रल बना सकता हूँ। मैं पेंसिल यूज करता हूँ, तो पाथ इंटेग्रल जो है उसको मैं, और ये क्लोज लूप है, ये बहुत बहुत जरूरी है कि अब आप देख सकते हो यहाँ से कि अगर एक ओपन लूप होता तो उस पर भी मैं पाथ इंटेग्रल बिल्कुल डिफाइन कर सकता हूँ, लेकिन मैं अभी बात कर रहा हूँ क्लोज लूप की। वैसे पाथ इंटेग्रल डेफिनेशन के लिए क्लोज लूप होना जरूरी नहीं है। तो पाथ इंटेग्रल ओवर अ क्लोज लूप, क्लोज लूप उसको हम ऐसे लिखेंगे कि ये है B डॉट DL, और ये जो साइन मैं लगा रहा हूँ ना अब, ये इसको, इसका मतलब है कि क्लोज लूप है। अगर क्लोज लूप नहीं होगा तो फिर आप ये साइन नहीं लगाओगे, ठीक है। अच्छा, ठीक। अब ये है डेफिनेशन पाथ इंटेग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब एम्पेयर्स लॉ देखते हैं क्या है। एम्पेयर्स लॉ ये कि एक आर्बिट्ररी लूप है जैसे कि मैंने पहले बनाया था स्पेस के अंदर। अब करना ये है हमने कि इस लूप के ऊपर हमने पाथ इंटेग्रल लेना है मैग्नेटिक फील्ड का, ठीक है। अब ये जो होगा ये इक्वल होगा एक चीज के, वो चीज क्या मैं बताता हूँ। पहली चीज तो ये कि मैं एक डेफिनेशन ये लेता हूँ कि पहले, सबसे पहले हमें ये करना है कि हमने एक डायरेक्शन को वो करना है, चूज करना है। फॉर एग्जांपल एक डायरेक्शन ये है जो स्क्रीन से बाहर आपकी तरफ आ रही है, ये एक डायरेक्शन है, ठीक है। और एक डायरेक्शन है जो स्क्रीन के अंदर जा रही है, ठीक है। अब जो जो करंट्स स्क्रीन से बाहर आ रहे हैं आपकी तरफ, उसको मैं इस तरह से रिप्रेजेंट करूंगा, ये कन्वेंशनल तरीका है रिप्रेजेंट करने का ठीक उन है। करंट्स को। यानी कि ऐसा सपोज करें कि ये तारे हैं जो स्क्रीन में से गुजर के बाहर आ ऊपर रही जा है। रही हैं, राइट। बाहर आ हाँ। रही हैं, एग्जैक्टली। तो जिनमें करंट ऊपर की तरफ है उनको मैं ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा, और जो करंट्स अंदर की तरफ जा रही है उनको मैं ऐसे उनको रिप्रेजेंट हम, करूंगा, ठीक है। ठीक है। गॉट। ये बिल्कुल कन्वेंशनल तरीका है, ठीक है। अब अगर सब इन तमाम करंट्स को मैं जमा कर लूं, और जमा करने का तरीका क्या है कि जो बाहर आ रहे हैं, यानी कि मैंने डायरेक्शन ऊपर चूज की हुई है, तो जो बाहर आ रहे हैं उनको मैं पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन के तौर पे लूंगा। फॉर एग्जांपल अगर ये है 2 एम्पेयर, ये है 3 एम्पेयर, और ये बी है 3 एम्पेयर, और सपोज करें ये है 7 एम्पेयर, तो जो करंट्स को ऐड करना होगा वो होगा 2 प्लस 7, यानी कि जो बाहर आ रहे हैं उनको पॉजिटिव और जो माइनस। अंदर जा रहे हैं उनको या नेगेटिव, या ठीक है। तो एक तरह से इसको हम एल्जेब्राइक सम भी कहते हैं कि ये एल्जेब्रिक सम है, ठीक है। राइट। अच्छा, तो टोटल करंट जो होगा ना, टोटल करंट, कोई एक 3। इंडिविजुअल करंट की मैं बात नहीं या कर रहा, टोटल करंट जो है इसको मैं आई कह देता हूँ, आई, ठीक है। अब एम्पेयर्स लॉ ये है कि ये जो क्या कहते हैं, ये जो है मैग्नेटिक फील्ड का सरफेस इंटीग्रल है, ये इक्वल है आई टाइम्स अनदर कांस्टेंट, जो कि जिसको हम पहले बहन कह रहे थे एप्सिलॉन नॉट की, म्यू नॉट, ठीक है। अब ये भी स्पेस की एक क्वांटिटी है, उस पर स्पेस की एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो ये जो है लॉ, ये एम्पेयर्स लॉ है, ठीक है। अच्छा, इसके बारे में तो कोई, अच्छा इसमें एक और छोटी सी बात कि अब ये मैंने, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने इंटेग्रल फॉर्म लिखी है, तो मैं माइक्रोस्कोपिक फॉर्म की तरफ जाता हूँ। मैं इसमें स्टोक्स थ्योरम यूज करनी पड़ेगी, वो मैं नहीं करूंगा, लेकिन मैं एक चीज डिफाइन कर दूं, और वो ये है कि सपोज करें एक सरफेस है आपके पास, सपोज करें ये एक वायर है, सपोज करें ये एक वायर है, और इसका मैंने क्रॉस सेक्शन लिया हुआ है, और इसमें से करंट आ रहा है बाहर की तरफ, ठीक है। ये वायर का मैंने क्रॉस सेक्शन लिया हुआ है, एक तरह से आप ये कह सकते हैं। सपोज करें कि ये जो मैंने हाईलाइट किया ना एरिया जिसमें से करंट आ रहा है बाहर की तरफ, इसको मैं कह देता हूं ए, ये एरिया ए है, ठीक है। और जो टोटल करंट आ रहा है बाहर की तरफ वो है आई, वो आई। ठीक है। अच्छा, अच्छा इसको मैं जो मैं एक चीज डिफाइन करना चाह रहा हूँ एक्चुअली, और उसके लिए सारा काम मैं कर रहा हूँ, उसको मैं और जनरल तरीके से डिफाइन कर सकता हूँ, लेकिन ये आसान तरीका भी ये है। अच्छा, तो ये है आई ओवर ए जो है ना, उसको हम कहेंगे जे, जी। ठीक है, करंट करंट पर डेंसिटी। यूनिट एरिया। हाँ, वही करंट, करंट डेंसिटी, बिल्कुल जो आप कह रहे हैं करंट डेंसिटी। अब छोटी सी बात ये है कि करंट डेंसिटी जो है ना, एक्चुअली जनरल केस में वो एक वेक्टर है। वो वेक्टर कैसे हो सकता है? वेल वो इस तरह हो सकता है कि सपोज करेंगे आपके पास एक वैसी एक वायर है, ठीक है। वैसे वायर होना जरूरी नहीं, एरिया होना काफी है बस, ये एरिया है। और मैंने जब मैं बात कर रहा था फॉर एग्जांपल आई थिंक गॉसेस लॉ की, तो मैंने कहा था कि आप एरिया को एज अ वेक्टर लिख सकते हो। तो सपोज करो एरिया वेक्टर ये है ए, ठीक है। मैंने रूल्स क्या बताए थे कि जिस सरफेस का एरिया है उसके परपेंडिकुलर होगा वो वेक्टर, और जो एरिया होगा उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी उतना ही होगा, ठीक है, ठीक है। इसमें तो कोई मसला नहीं है ना किसी को। अच्छा, अब सपोज करें कि
इस पॉइंट पे करंट डेंसिटी वेक्टर जो है वो J है और वो इस तरफ है, वो जरूरी नहीं है कि एक ही डायरेक्शन में ही हो। ये जरूरी तो नहीं है ना कि जो वायर है उसी की डायरेक्शन में सारा करंट जा रहा है, तो हो सकता है कि उसका कोई और कंपोनेंट भी हो ऊपर या नीचे। तो जो करंट होता है ना वो होता है J.A। आप देख सकते हो कि करंट स्केलर है, और ये कई लोग आपको पता होगा अच्छे से कि कई लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि करंट स्केलर क्वांटिटी है वेक्टर क्वांटिटी। एक्चुअली करंट इटसेल्फ स्केलर है, लेकिन जो करंट डेंसिटी है वो डेंसिटी है वो वेक्टर। सही। अच्छा, अब आप ये देखो कि ये जो करंट डेंसिटी है इसका ये मैंने इसलिए डिफाइन किया क्योंकि इसका मेजर रोल है। अगर आप एम्पेयर्स लॉ की माइक्रोस्कोपिक फॉर्म चाहते हो तो इंटीग्रल फॉर्म में दोबारा लिख देता हूँ। इंटीग्रल फॉर्म थी कि किसी भी क्लोज सरफेस के ऊपर आप मैग्नेटिक फील्ड का सरफेस इंटीग्रल लो, दैट्स म्यू नॉट टाइम्स आई। इसकी माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ये है कि द कर्ल ऑफ बी, हो सकता है कि कोई क्वेश्चन पूछे कर्ल कहां से आया, वेल एक्चुअली स्टोक्स थ्योरम से आया है, ठीक है, वो मैं बताना नहीं चाह रहा। तो म्यू नॉट टाइम्स जे। और अब गौर से आप एक चीज देख सकते हो कि आई जो था वो कैसे आता था हमारे पास, कि अगर हम एक पूरी सरफेस के ऊपर करंट देखें तो तब हमारे पास करंट आता है। तो ऑब्वियसली वो वाला लॉ जिसके अंदर आई हो वो ऑब्वियसली माइक्रोस्कोपिक लॉ नहीं हो सकता, बिकॉज माइक्रोस्कोपिक लॉ एक पर्टिकुलर पॉइंट को कंसिडर करता है। तो जे जो है वो आप हर पॉइंट पे डिफाइन कर सकते हो। That's a very good point. ठीक, तो ये दरअसल एम्पेयर्स लॉ की वो है, क्या कहना चाहिए, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म है इसकी। अब मैं आपको ना, मुझे पता है आप किधर जा रहे हो, उससे पहले मैं आई वांट टू इंटरप्ट यू फॉर अ बिट। अगर हम बाकी की तीन इक्वेशंस भी लिखें, हाँ मैं एक साथ लिख देता हूँ। Maybe that's what you are doing. हेडिंग नहीं मैं वो ये नहीं, मैं मैं और आगे जाना चाह रहा था, लेकिन अच्छा है कि हम रिवीजन कर लें थोड़ी सी। राइट। मैक्सवेल इक्वेशंस टू बी, हाँ एग्जैक्टली टू तो बी। वो अच्छा मैंने टू बी क्यों इसलिए लिखा है, हाँ उसका मैं एक इंट्यूटिव रीजनिंग बताना चाह रहा था। हाँ तो दैट्स व्हाई मैं इक्वेशन लिख देता हूँ, अभी तक सारी इक्वेशंस लिख दिया। ये दो इक्वेशंस जो थी ये वो थी जिनमें डाइवर्जेंस थी, और ये दो इक्वेशंस जो हैं ये फैराडेज लॉ है और ये है एम्पेयर्स लॉ है, और इसमें मैंने कहीं पे भी वो एरोज नहीं डाले, लेकिन आपको पता है वेक्टर कौन सा है। अब मैं यहाँ से जिस तरीके से जो मैंने इसको सारी जिंदगी समझा ना, जो नेक्स्ट स्टेप जो आप बताना चाह रहे हैं जी, वो ये है कि अगर मैं इसको ये समझूं इस वक्त ये इक्वेशंस फ्री स्पेस में कैसे होंगी, राइट? फ्री स्पेस में, ओके। फ्री स्पेस में आप नीचे लिखें उसका कि डाइवर्जेंस ऑफ ई वुड बी 0। हाँ डाइवर्जेंस ऑफ, क्योंकि फ्री स्पेस का मतलब है कि कोई चार्ज नहीं है, कोई करंट नहीं है, राइट। सो डाइवर्जेंस ऑफ ई वुड बी 0, रो इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि J डाइवर्जेंस ऑफ ई इज इक्वल टू 0, J इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि कर्ल ऑफ B इज इक्वल टू 0। जी, ये फ्री स्पेस में है, और डाइवर्जेंस बाकी दोनों तो सेम है ही, राइट। मैं वो भी लिख देता हूँ, बट कैन यू राइट अदर, बिकॉज़ दैट्स द पॉइंट आई वांट टू मेक। और जो कर्ल ऑफ E है वो नेगेटिव पार्शियल B ओवर पार्शियल T है। अब यहाँ पर जी सिमेट्रिकली देयर इज समथिंग मिसिंग। यही मैक्सवेल की इंट्यूशन यही थी। अगर आप देखें कि कर्ल ऑफ E इज इक्वल टू द डेरिवेटिव ऑफ B, but curl of B is not equal to anything that has to do anything with electric field. हाँ exactly. So there is something missing. वो intuitively symmetrically आपको ये equations बता रही हैं कि यहाँ पर कोई चीज मिसिंग है जो होनी चाहिए, that was the contribution of Maxwell। और ये हमें I assume that's the direction you are going to। That's a very good point. I think ये बहुत deep point है। यहाँ से आप शुरू कर सकते हो कि for example अगर आप असल में ये कह रहे हैं कि अगर आप इस equation को देखो तो यहाँ इसकी जो राइट हैंड साइड है इस पे कोई डेरिवेटिव नहीं है इलेक्ट्रिकल फील्ड का, लेकिन अगर आप अगर आप इस इक्वेशन को देखो, इस इक्वेशन को, तो यहाँ पे राइट साइड पे डेरिवेटिव है। Something missing, right? Something missing।
हाँ जी, अब जी। आप, आई विल गिव इट टू यू तो नाउ। और एक्चुअली आप ये भी कह रहे हैं साथ में कि हम एक तो ये बात है कि देयर समथिंग मिसिंग, और उसकी कुछ हद तक फॉर्म भी हमें पता है, यानी कि फॉर या एग्जांपल इस इक्वेशन के जो राइट साइड पे आप ये कह रहे हैं कि अगर ऐसा होता कि इलेक्ट्रिकल फील्ड का कोई डेरिवेटिव होता तो फिर कोई मसला नहीं था, तो हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल फील्ड का डेरिवेटिव आना चाहिए, या लेकिन ऑब्वियसली हम उसको बाय हैंड नहीं पुट कर सकते, उसकी कोई तो उसकी वो कोई क्या है, रीजनिंग है, राइट राइट। रीजनिंग है बिल्कुल। और आई थिंक आपको अच्छे से पता होगा कि इसका एक बड़ा फेमस आर्गुमेंट है जिसको कैपेसिटर आर्गुमेंट कहते हैं। या या अ, उसको वो बल्कि ये है कि अच्छा एज अ उस पे मैटर ऑफ उसके फैक्ट मैं लिए ना। कल ही हाँ। मैक्सवेल के ओरिजिनल पेपर में उसका आर्ग्यूमेंट पढ़ा था, जिससे मेरा सर दर्द शुरू हो गया, अच्छा। नर्वस हो गया जाके। और पुराने हाँ गॉड। पेपर्स, हाँ वो तो हम भी नहीं पढ़ते हाँ एकेडमिक्स भी नहीं पढ़ते। अच्छा चले, तो मैं कह रहा था कि क्या कहते हैं, अच्छा इस पे ना स्टोक्स थ्योरम को हमने बिल्कुल ही बाईपास किया, लेकिन इसका एक फीचर जो है वो मैं बता दूं कि इसका फीचर क्या है। फॉर एग्जांपल अगर मैं रिवाइज करूं, क्योंकि मैंने डाइवर्जेंस थ्योरम की बात तो की थी, कि डाइवर्जेंस थ्योरम क्या है, कि अगर मैं इसको दोबारा से लिख दूं कि डाइवर्जेंस थ्योरम ये थी कि आपके पास अगर कोई भी एक वॉल्यूम है कोई भी, खैर वॉल्यूम की अच्छी ड्राइंग नहीं है ये, एक मिनट मैं इसको ऐसे बना लेता हूँ। ये वॉल्यूम है आपके पास, ये जरूरी नहीं क्यूब ही हो वॉल्यूम, मैं सिर्फ इसको एक कुछ भी हो सकता जेनेरिक है, तौर पे हाँ। ले रहा हूँ, कुछ भी हो सकता है। तो उस वॉल्यूम के ऊपर अगर मैं इंटीग्रेट करूं डाइवर्जेंस ऑफ एनी वेक्टर फील्ड, वेक्टर ये वेक्टर है, और ये वी जो है, ये वाला वी जो है ये वॉल्यूम का है, ठीक है। अच्छा, तो गुड ये चॉइस इक्वल ऑफ है नेम्स आई थिंक मुझे मुझे वी नहीं लिखना चाहिए, बस सही है। एफ लिख लो, ए लिख लो, बी लिख एफ लो। लिख लेते हैं, हाँ हाँ, एफ एफ का इज एफ का बेटर, मतलब है एफ इज फील्ड, बेटर। बस ठीक है। तो ये इक्वल है सरफेस इंटीग्रल ऑफ दैट वेक्टर फील्ड। सरफेस इंटीग्रल का मतलब है सिर्फ इसकी विद एरिया। सरफेस पे इंटीग्रेट कर रहे हैं ये, और या वॉल्यूम का मतलब है पूरे वॉल्यूम पे कर रहे हैं, या ठीक है। अच्छा, तो अब यहाँ पे तो आई थिंक कोई मसला नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर आपको ये कोई कहे कि मेरे पास एक, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक सरफेस है, ठीक है, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वॉल्यूम क्या होगा, ये अगर कोई क्वेश्चन पूछे तो कोई इतना मुश्किल तो नहीं है बताना। हाँ, आप फॉर एग्जांपल अगर हम, आई थिंक मैं इसको जरा एक मिनट, हाँ, अगर मैं ये वाली सरफेस जो मैंने यहाँ पे बनाई हुई है क्यूब की सरफेस, तो आप भी कह सकते हो कि यार इसमें तो कोई दो राय हैं ही नहीं कि वॉल्यूम क्या है इस सरफेस की कॉरेस्पॉन्डिंग, यानी कि ऐसा कौन सा वॉल्यूम है जिसकी बाउंड्री ये सरफेस है, तो ऑब्वियसली वो क्यूब का इंटीरियर है। एक्चुअली एक्सटीरियर भी हो सकता है, लेकिन इतनी कोई वो नहीं अब है इतनी इसमें। उसमें, हाँ हाँ, हाँ, ठीक इतना है, कोई सही कह मसला रहे नहीं है। हैं। हाँ, मसला तब आता है जब आपके पास एक लूप हो, और आप ये क्वेश्चन पूछो कि ऐसी कौन सी सरफेस है जिसकी बाउंड्री ये लूप है। ये बहुत मुश्किल क्वेश्चन है। हो सकता है कि जो मोस्ट इंट्यूटिव आंसर है वो ये है कि यार ये जो सर्कल नहीं है ये वाला, ये एक हम्म, ऐसी सरफेस है जिसकी बाउंड्री ये लूप है, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर एक हेमिस्फेयर हो तो ऐसे, उसका भी तो ये हो सकता है। उसकी भी बाउंड्री यही है। या और एक्चुअली हेमिस्फेयर होना भी जरूरी नहीं है, कोई भी आर्बिट्ररी हाँ, यूं उसकी बाउंड्री भी यही या है ठीक है। तो इसमें बहुत ज्यादा एम्बिग्युइटी है, ठीक है। तो स्टोक्स थ्योरम ये कहती है कि अगर आपके पास एक लूप है, ठीक है, तो उस लूप के ऊपर अगर हम, क्योंकि मैं लाइन इंटीग्रल डिफाइन कर चुका हूं तो मैं उसका रेफरेंस ले सकता हूं। तो अगर आपके पास एक क्या कहते हैं लूप है, उसके ऊपर अगर आप लाइन इंटीग्रल लो किसी भी फील्ड का, तो वो इक्वल होता है उस सरफेस के ऊपर उस फील्ड के कर्ल का सरफेस इंटीग्रल लेना, या ठीक है। अब ये जो है ये लाइन है, मैं बता दूं, और ये सरफेस है, लेकिन मसला वही है कि एक पर्टिकुलर वो जो है लूप है वो किस सरफेस की बाउंड्री है, ये बहुत एम्बिगुअस क्वेश्चन है। तो सर स्टोक्स थ्योरम ये कहती है कि एक लूप के ऊपर अगर आपने लाइन इंटीग्रल लिया हुआ है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कोई भी सरफेस हो, कोई भी सरफेस, उस पर सेम आंसर आना चाहिए, या ठीक है। ये बात जरूरी है, ठीक है। अब सही। अगर ये बात सही है, तो अब जो कैपेसिटर आर्ग्यूमेंट है वो ये है। सपोज करेंगे आपके पास एक कैपेसिटर लगा हुआ है एक सर्किट के अंदर, ठीक है। और याद रखना हमें पड़ेगा कि एम्पेयर्स लॉ क्या है। एम्पेयर्स लॉ ये है कि जो सॉरी लाइन इंटीग्रल है एक लूप के कॉरेस्पॉन्डिंग, वो इक्वल है म्यू नॉट टाइम्स आई, जी, ठीक है। आई क्या सॉरी, है, आई, टोटल करंट जो या उसमें से जा या रहा है। या अब सपोज करें मैं कहता हूं मैं लूप ये ले रहा हूँ, ये लूप है मेरा, यानी कि ये वो लूप है जिसमें से करंट गुजर के जा रहा है, यानी कि करंट ये करंट है,
वैसे करंट, हाँ करंट है, ठीक है, और ये करंट जा रहा है गुजर के, ठीक है। मोमेंटरी करंट ही हो, अब होता है कोई बहुत टेक्निकल होने की कोशिश करे यहाँ पे, कैपेसिटर लगाओ तो करंट नहीं होता, लेकिन मैं जो या मोमेंटरी करंट है तो जिसमें कैपेसिटर चार्ज होता है, वो उस राइट, उसकी छोटे से बात कर मोमेंट रहा की था। बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, उसकी बात कर रहे हैं। अब हम देख सकते हैं कि ये लूप जो है इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक ये सरफेस है जो कि सर्कल की थी, जो मैंने पहले बात की थी, ठीक है। अच्छा, इस बल्कि रुके, इससे पहले भी मैं एक और बात कर दूं, सॉरी। वो ये है कि अगर मैं ये वाली साइड कैलकुलेट करूं, ये वाली साइड, ठीक है, तो वो तो इस लूप के ऊपर होगी कैलकुलेट, और हमें पता है कि ये जो साइड होगी, ये वाली जो क्वांटिटी है, यानी कि इसकी जो लेफ्ट मैग्नेटिक हैंड फील्ड साइड है है। इक्वेशन की, वो नॉन जीरो है, क्योंकि हमें पता है कि एक करंट कैरिंग वायर के इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड होती है, और इस लूप के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड होगी बिल्कुल, तो वो नॉन जीरो है, ठीक है। तो ये सही। हमें पता है कि ये साइड जो है, इट इज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब इसका मतलब ये है कि अगर मैं स्टोक्स थ्योरम यूज करूं, और मुझे पता है कि ये वाली जो, एक मिनट हो गया, मैं अगर स्टोक्स थ्योरम यूज करूं, हमें पता है कि ये वाली चीज जो है वो इक्वल है कर्ल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अगर आप कैलकुलेट करो एट एनी सरफेस, ठीक है। तो वो इसका मतलब है कि वो भी नॉन जीरो होनी चाहिए, मैंने कहा या था किसी भी सरफेस के ऊपर, ठीक है। अच्छा चलो ठीक है। अच्छा बल्कि रुको, इसको आप यूं भी देख सकते हो कि ये चीज नॉन जीरो, ये चीज जो है ये नॉन जीरो इसलिए है क्योंकि करंट जो है वो नॉन जीरो है, ठीक है ना, करंट नॉन जीरो है, ठीक है, इसलिए भी ये नॉन जीरो। खैर, तो जरूरी बात ये है कि सरफेस, कोई किसी भी सरफेस के ऊपर ये चीज जो है नॉन जीरो होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा चलो ठीक है, देखते हैं। तो अब हम देख सकते हैं कि दो डिफरेंट सरफेस में चुनूंगा, दो डिफरेंट सरफेस चुनूंगा, और हम देख सकते हैं कि दोनों में डिफरेंट आंसर है, क्यों, वो देखते हैं। एक सरफेस तो यही मैं चुन लेता हूँ, ठीक है, कि जो सर्कल बन रहा है इस लूप के अंदर, हम देख सकते हैं कि इस सरफेस की जो बाउंड्री है वो ये लूप है। अब हम देख सकते हैं कि इस सरफेस में से जो करंट जा रहा है वो क्या है, वो आई है, नॉन जीरो है, ठीक है। इसका मतलब है कि क्या कहते हैं, ये चीज जो है, ये चीज, ये जो सरफेस, इसको मैं सरफेस इंटीग्रल कहूंगा आपसे, ये चीज कह रहा हूँ, अजीब सा लग रहा है ठीक कि है, ये करें। सरफेस इंटीग्रल होगा इस सरफेस के लिए, कौन सी सरफेस, ये जो सर्कल है इस वाली सरफेस के लिए ये नॉन जीरो है, सही। क्योंकि इस सरफेस में से जो करंट जा रहा है वो नॉन जीरो है, ठीक है। अब एक जानबूझ के हम ना पंगा लेते हैं और ये वाला लूप लेते हैं, ये वाली सरफेस लेते हैं, मटका है जैसे कोई, ठीक है। अब हम देख सकते हैं कि सरफेस में से करंट क्या है, वो बिल्कुल जीरो है, क्योंकि वो तो कैपेसिटर के अंदर है। और हमें पता है कि यहाँ से, इस प्लेट से, कैपेसिटर की जो लेफ्ट वाली प्लेट है, यानी कि ये वाली जो प्लेट है, ये वाली राइट प्लेट तक, लेफ्ट से राइट तक कोई भी चार्ज तो नहीं जा रहा, चार्ज राइट। नहीं जा इसका मतलब रहा। है, करंट जीरो है। लेकिन अगर करंट जीरो है तो फिर इस सरफेस के ऊपर, यानी कि ये जो मैंने मटका सा बनाया है ये वाला, इस सरफेस के ऊपर तो सरफेस इंटीग्रल क्या होना चाहिए फिर, जीरो, जीरो। ठीक है। लेकिन हमने देखा था कि ये दोनों जीरो नहीं सरफेस जो है, होगा। यानी कि, हाँ, यानी कि एक ही सरफेस के लिए, सॉरी, एक ही लूप के लिए दो अलग अलग सरफेस पर डिफरेंट आंसर आ रहा है, तो दैट्स अ या दैट कॉन्ट्रडिक्शन, मेक्स नो सेंस। ठीक है। तो अब एक क्वेश्चन हम भी पूछ सकते हैं कि अच्छा रुको, देखते हैं एक चीज कि क्या हो रहा है यहाँ पे, कि ऐसा हम क्या करें कि ये कॉन्ट्रडिक्शन खत्म हो जाए। अब मैं यहाँ पे कैलकुलेशन पूरी नहीं करूंगा, लेकिन आप एक चीज मैं बता सकता हूँ आपको। हमें पता है कि जैसे कि मैंने अभी शुरू में बात कही थी कि मैं उस मोमेंट की बात कर रहा हूँ, छोटा सा जो एक होता है, छोटा सा एक टाइम होता है जिसमें कैपेसिटर चार्ज हो रहा होता है, ठीक है। अब हमें ये पता है कि कैपेसिटर जो है, अच्छा मैं थोड़ी सी इक्वेशन लिख देता हूँ, ज्यादा ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, कि कैपेसिटर जो होता है ना, उसकी कैपेसिटेंस होती है चार्ज ओवर वॉल्यूम, ठीक है। इसको यूज करके, सॉरी वॉल्यूम कह रहा हूँ, सॉरी, चार्ज ओवर पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस। यानी कि इन दोनों के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, और हर ने जो चार्ज रखा हुआ है, मैं इन दोनों चीजों की बात कर रहा हूँ, इसके रेशियो को हम कैपेसिटेंस कहते हैं। ओके, सो हम लोग शायद डिस्कनेक्ट हो गए थे, तो गो अहेड। हाँ, अच्छा चले। तो आई थिंक मैं ये कर रहा था कि हाँ, तो मैं ये दिखा रहा था कि एक लूप मैंने लिया था जो जिसमें से करंट जा रहा था, और इस लूप के कॉरेस्पॉन्डिंग मैंने दो सरफेसेस दी थी। एक वो सरफेस जो कि मैंने हाईलाइट की थी, जो कि एक्चुअली सर्कुलर सरफेस है, और एक मैंने कहा था कि मटके जैसी एक सरफेस है जो कि कैपेसिटर के अंदर से जा रही है। अब हम देख सकते हैं कि एक सरफेस में से करंट जो जा रहा है वो नॉन जीरो है, यानी कि जो हाईलाइटेड सरफेस है वो वाली, और एक जो कैपेसिटर के अंदर से सरफेस जा रही है उसमें से करंट जो है वो जीरो है, राइट। तो इसका मतलब है कि डिफरेंट आंसर्स आने चाहिए सरफेस इंटीग्रल ऑफ द कर्ल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जो कि मैं दिखा रहा था, जो कि ये है, जो मैंने कई दफा यू नो
क्या कहते हैं सर्कल किया हुआ है। अच्छा, लेकिन ये नहीं आना चाहिए आंसर, तो ये एक इनकंसिस्टेंसी है। तो इस मैं यहाँ पे ये बात कर रहा था कि जो कैपेसिटर है उसके ये जो वो जब चार्ज हो रहा होता है उसमें जो ये जो थोड़ा सा मूवमेंट होता है ना जब कैपेसिटर चार्ज हो रहा होता है, ये दरअसल उस वक्त की कहानी है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हमें ये पता है कि शुरू में कैपेसिटर कोई चार्ज नहीं होता, बिल्कुल जीरो चार्ज होता है दोनों प्लेट्स के ऊपर। ठीक है, इसका मतलब है कि शुरू में जो कैपेसिटर के अंदर की मैग्नेटिक इलेक्ट्रिकल फील्ड है जो कि जिसके लिए मैंने ये इक्वेशन लिखी थी, खैर ये था कि कैपेसिटेंस की जो इक्वेशन है इसको हम यूज कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल फील्ड कैलकुलेट करने के लिए, लेकिन उसमें नहीं जाएंगे डेप्थ में। कि इलेक्ट्रिकल जैसे जैसे चार्ज बढ़ना शुरू होगा कैपेसिटर की प्लेट्स के ऊपर, तो कैपेसिटर के दरमियान जो इलेक्ट्रिकल फील्ड होगी वो बढ़ना शुरू होगी। इसका मतलब ये है, और एक और चीज ये है कि ये भी कैलकुलेट किया जा सकता है कि अगर ये जो करंट है आए, अगर ये करंट कांस्टेंट है, अगर ये करंट कांस्टेंट हो, तो जो टाइम डेरिवेटिव होता है ना इलेक्ट्रिकल फील्ड का, हम जैसे कि अभी मैंने कहा कि इलेक्ट्रिकल फील्ड जो कि टाइम के साथ इंक्रीज कर रही है, इसका मतलब है उसका टाइम डेरिवेटिव जो होगा वो नॉन जीरो है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर करंट कांस्टेंट है तो टाइम डेरिवेटिव भी कांस्टेंट होता है। तो ये कैलकुलेट किया जा सकता है, उसमें कोई मसला नहीं है। ठीक है, अब आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हो कि अच्छा ठीक है, तो क्या ऐसा है कि टाइम डेरिवेटिव ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड जो है क्या वो करंट की तरह बिहेव कर सकता है? वेल, प्रॉबेबली कर सकता है, लेकिन इसमें एक ऑब्वियस मसला है, और वो ऑब्वियस मसला ये है कि करंट के यूनिट्स जो हैं वो डिफरेंट है, और इलेक्ट्रिकल फील्ड का जो टाइम डेरिवेटिव है उसकी यूनिट्स डिफरेंट है। डिफरेंट है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि हम टाइम डेरिवेटिव ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड को किसी ऐसी चीज से मल्टीप्लाई करें कि उसके यूनिट्स बिल्कुल करंट के यूनिट्स हो जाएं? तो उसका आंसर ये है कि हाँ, अगर हम इलेक्ट्रिकल फील्ड का टाइम डेरिवेटिव लें, ठीक है, और उसको मल्टीप्लाई करें एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट से, तो ये तो हो जाए इसके जो यूनिट्स हैं ये करंट के यूनिट्स के कि इक्वल ही होते हैं। ये यूनिट जो मैंने ब्रैकेट्स डाल रहा हूँ ये दरअसल यूनिट्स के मतलब है इसका। या वो ठीक है, तो चूंकि अब ये करंट डायमेंशनल है इसको एनालिसिस। हम, हाँ एग्जैक्टली डायमेंशनल एनालिसिस, इसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। और ये आई एम मैक्सवेल ने सॉरी सॉरी सॉरी, इंट्रोड्यूस इसमें किया। एक चीज मैंने गलत कर दी है, म्यू नॉट नहीं है, सॉरी म्यू नॉट नहीं, सिर्फ एप्सिलॉन नॉट है, सिर्फ एप्सिलॉन। यस हाँ, ये यस मैक्सवेल ने यस इंट्रोड्यूस की थी, आप यस सही कह रहे हैं। ठीक है, तो इसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है, अभी चेक कर सकते हैं आपके जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है उसको उसका टाइम डेरिवेटिव को अगर मल्टीप्लाई करें एप्सिलॉन नॉट से, तो इसके जो यूनिट्स हैं वो करंट के यूनिट्स हैं। ठीक है, तो इसका अब आप दो चीजें आप देख सकते हो यहाँ पे। पहली चीज तो ये कि हमें एक चीज मिल गई जो कि कैपेसिटर के अंदर भी नॉन जीरो है, यानी कि टाइम डेरिवेटिव ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड। दूसरी चीज ये कि जब करंट जो है तार में से जो जा रहा था करंट, वो जब कांस्टेंट है तो इलेक्ट्रिकल फील्ड का जो टाइम डेरिवेटिव है वो भी कांस्टेंट है। ये अप्रूव कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर मैं ये कहूं कि मैं जो टाइम डेरिवेटिव ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड है उसको मैं मल्टीप्लाई करूं पहले एप्सिलॉन नॉट से, और उसका और करंट की जगह उसको यूज करूं मैक्सवेल इक्वेशन, सॉरी एम्पियर लॉ में, तो ये इनकंसिस्टेंसी खत्म हो जाती है। दूसरी चीज ये कि यानी कि अब मैं ये कहना ये चाह रहा हूँ कि कैपेसिटर के जो अंदर का रीजन है यहाँ पे ये जो क्वांटिटी है ये ये नॉन जीरो है। दूसरी बात ये कि इसका जो वो है क्या कहते हैं मैग्नीट्यूड है, ये तीसरी चीज मैं बता रहा हूँ कि इसका जो मैग्नीट्यूड है ये वही है जो करंट का मैग्नीट्यूड होता है। यानी कि जो कैपेसिटर के अंदर ये चीज है इसका मैग्नीट्यूड आप कैलकुलेट कर सकते हो कि वही होगा जो करंट का मैग्नीट्यूड है। तो ये बहुत कमाल की बात है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं मैक्सवेल कह रहा हूँ, एम्पियर लॉ में एक चीज और इंट्रोड्यूस कर दूं, और वो क्या है, बल्कि रुको मैं पहले इंटीग्रल फॉर्म में लिखता हूँ। इंटीग्रल फॉर्म में अगर मैं यूं लिखूं कि बी डॉट डी, सॉरी नॉट ए बी डॉट डी एल, बी डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट। अब मैं क्या कर रहा हूँ, करंट तो है ही लेकिन इसमें मैं एक एडिशनल करंट डाल रहा हूँ, और वो क्या है, एप्सिलॉन नॉट इनटू द, सॉरी नो 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 वेट वेट वेट, मुझे ये नहीं लिखनी चाहिए थी, ये इसकी माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ही सही है, वो ज्यादा बेहतर है। और यहाँ पे फिर आई नहीं आएगा, जे आएगा। यहाँ पे जे ये हम आएगा। पहले ही तय कर चुके होंगे कि हाँ माइक्रोस्कोपिक फॉर्म में जे आता है और इंटीग्रल फॉर्म में आएगा। हाँ, ठीक है। और हाँ इसमें इसमें एक और चीज मैं, बल्कि आई थिंक एक और चीज मैं मिस कर चुका हूँ, वो ये है कि ये जो है ये जे है, तो यानी कि आई ओवर ए है, आई ओवर ए।
इसकी जे के यूनिट्स होने चाहिए। और जो मैंने अभी मैग्नीट्यूड की बात की थी वहां पे भी यही बात सही है कि ये आई ओवर ए के जो मैग्नीट्यूड्स है वही है। तो यानी कि अगर आप तार का क्रॉस सेक्शनल एरिया लो, ठीक है। अच्छा, अब इसका मतलब ये है कि हमें एक नई क्वांटिटी मिल गई है जो कि करंट जे की तरह आप कह सकते हैं बिहेव करती है। और अगर आप ये टर्म डाल दो एम्पेयर्स लॉ के अंदर, तो ये जो इनकंसिस्टेंसी थी कि दो डिफरेंट सरफेस के लिए डिफरेंट रिजल्ट आ रहा है, वो रिजॉल्व हो जाता है, ठीक है। दूसरी बात ये, आप एक और चीज देख सकते हो कि ये जो टर्म है, ये वाली जो टर्म है डिस्प्लेसमेंट करंट टर्म जो है, ये बाहर वाला जो लूप था यानी कि जो सर्कल था उसके लिए ये टर्म 0 थी, ठीक है। तो वहां पे इसकी कंट्रीब्यूशन नहीं आएगी। और कैपेसिटर के अंदर जो है वो जे 0 है, ठीक है। तो वहां पे अंदर इसकी कंट्रीब्यूशन नहीं आएगी। इसका मतलब ये है कि दोनों सर्फेसेस के लिए ये इक्वेशन ठीक है। वो अलग बात है कि कंट्रीब्यूशन कहाँ से आ रही है राइट हैंड साइड में, लेकिन हाँ, लेकिन राइट हैंड साइड इटसेल्फ सेम है, ठीक है। तो ये जो अभी आप कह रहे थे कि ये मैक्सवेल ने इंट्रोड्यूस की थी, ये जो टर्म है इसको आप मैक्सवेल की टर्म कह सकते हो, लेकिन इसकी वजह से, इस टर्म की वजह से इस लॉ को फिर मैक्सवेल एम्पेयर या फिर एम्पेयर मैक्सवेल लॉ भी कहते हैं। आई थिंक एम्पेयर मैक्सवेल कहना ज्यादा बेहतर होगा वैसे, क्योंकि एम्पेयर ने पहले डिस्कवर किया, लेकिन चलो एम्पेयर मैक्सवेल कह लो, एक ही बात है। इसको आप यूं भी कर सकते हो, स्विच भी कर सकते हो, कोई मसला नहीं। कोई में से कोई माइंड नहीं करेगा। तो हाँ, ठीक है। अब हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का कंबाइंड कंप्लीट पिक्चर बन गई है। हाँ जी, बिल्कुल। तो लेट्स राइट डिफरेंशियल फॉर्म में इनकी सारी इक्वेशंस। एक मिनट में, हाँ, अब आप कह सकते हैं कि मैक्सवेल इक्वेशंस। अच्छा, इसमें एक और चीज मैं छोटी सी मैं लिखने के बाद बताऊंगा वो, खैर। तो वो ये है कि मैक्सवेल इक्वेशंस वेल आप ये कह सकते हैं कि ये यूनिवर्सली करेक्ट है, लेकिन थोड़ा मैं पहले लिख देता हूँ कि अच्छा, इसको मैं एक खास तरीके से लिखूंगा। टेक्निकली लिटरेचर में इसको मैक्सवेल हैवी साइड इक्वेशंस भी कहा जाता था। हाँ, हैवी मैं साइड इन वो बंदा इक्वेशंस था को जिसने पहली दफा फैक्टर कैलकुलस यूज करके इनको एक्सप्रेस किया था। हाँ, ऐसे में ना मैक्सवेल इक्वेशंस हो सकता है कि कोई लोगों ने डिफरेंट सोर्सेज से डिफरेंट वो देखी हो मैक्सवेल इक्वेशंस। इसका रीजन ये है कि डिफरेंट क्या कहते हैं कन्वेंशंस हैं एप्सिलॉन नॉट के लिए और म्यू नॉट के लिए, तो वो दरअसल सिर्फ राइट पीपल assume this is equal to 1. हाँ, एग्जैक्टली। That's why मैंने आपसे जब बात की थी तो मैंने कहा था कि हमने equal 1 assume नहीं करना इसको। और हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे 1/c² देखें, लेकिन हमने वो भी नहीं लिखा है यहाँ पे। वो हमें पता ही नहीं है वो क्या है, वो कुछ भी नहीं पता हमें, ठीक है। अच्छा, मैं वैसे आई थिंक मुझे नहीं डालना चाहिए एरोस। मैं भी यही कहने लगा था कि हम assume करेंगे कि these are all vectors, तो हम डालेंगे नहीं वेक्टर्स के। हाँ, बिल्कुल। तो मैं इसको बिठा रहा हूँ, बिल्कुल। ये इस वक्त हमारे पास तमाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म 4 इक्वेशंस में कंबाइंड हो गया। अब हमें समझ आ गई कि हमने टोटल लॉज ऑफ नेचर को इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के हवाले से अंडरस्टैंड करके इस तरीके से एक्सप्रेस कर दिया। दिस इज द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ लॉज ऑफ नेचर इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, करेक्ट जी। अच्छा, ये जो मैक्सवेल इक्वेशंस हैं, इनसे वैसे चूंकि आपके आर्टिकल में दरअसल यहाँ से वो गए हैं लाइट के ऊपर, तो हम अभी लाइट की तरफ जाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं कुछ कमेंट्स करना चाहूँ। हो सकता है कुछ तो इंटरेस्टेड लोग हों जो उन कमेंट्स को सुनना चाहते हैं। अगर आप नहीं सुनना चाहते तो कोई मसला नहीं, क्योंकि लाइट की तरफ जाने में लाइट का हमें पता ही नहीं है। हाँ, नहीं, हमें नहीं पता। हाँ, ठीक है, लाइट डजंट एग्जिस्ट। वैसे हाँ, मेरे कमरे में वैसे भी लाइट कम है सर। अच्छा, चलें, तो खैर तो अच्छा, मैं ये कह रहा था कि हो सकता है कि कुछ इंटरेस्टेड लोग हों जो कि उन कमेंट्स को सुनना चाहते हो, लेकिन अगर आपको उन कमेंट्स की समझ फुली नहीं भी आती तो जो आगे हम बात करेंगे उस आर्टिकल के हवाले से, वो आप फिर भी समझ सकते हैं, तो कोई मसला नहीं। पहली बात तो ये है कि ये जो दो मैक्सवेल इक्वेशंस है ना, ये वाली और ये वाली, ये आप कह सकते हैं कि पेयर्ड है। पेयर्ड का मतलब क्या है कि एक तरह से इनमें एक ममासलत है, और वो ममासलत ये है कि इनमें चार्जेस और करंट्स हैं, ठीक है। यानी कि फॉर एग्जांपल जो रो है पहले वाली इक्वेशन के अंदर, वो दरअसल क्या है, चार्ज डेंसिटी। और लास्ट वाली इक्वेशन में क्या है,
J, जो कि क्या है, करंट डेंसिटी, ठीक है। तो ये हम जानते हैं कि चार्जेस जो हैं वो दरअसल सोर्स हैं इलेक्ट्रिकल फील्ड का, और जो करंट्स हैं वो सोर्स है मैग्नेटिक फील्ड का। तो वेरी इनको हम कहते गुड। हैं सोर्स इक्वेशंस, ठीक है। तो इनको इनको सोर्स इक्वेशंस भी कहते हैं। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हो सकता है कई दफा आप आर्टिकल्स पढ़ो तो वहां पे ये टर्मिनोलॉजी यूज होती है, सोर्स अच्छा, नहीं इक्वेशंस, मुझे नहीं और पता था जिनमें वैसे। कोई बात नहीं। ये फिजिसिस्ट की ना, ये फिजिसिस्ट में लेजी है ना, तो वो इस तरह की चीजें यूज करते हैं कि भाई कुछ भी कह दो उनको, सोर्स ये जो इक्वेशंस। टर्म है, हाँ, इनको हम सोर्स टर्म्स भी कहते हैं क्योंकि इनमें सोर्सेज हैं, राइट राइट। राइट। रो है और जे है, ठीक है, पहली बात तो ये। और बाकी दोनों इक्वेशंस जो हैं ये सोर्सलेस इक्वेशंस हैं, ठीक है। ओह, इनमें कोई जे या रो नहीं है, ठीक है। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये कि अगर मैं आपको रिमाइंड करवाऊं कि अच्छा रुके, मैं बल्कि इन्हीं पे सब कुछ वो कर देता हूँ। अच्छा, तो अब अगर मैं, ओह सॉरी, यप, अच्छा, मैं ये कह रहा था कि दूसरी जो बात है ना इम्पोर्टेंट, वो ये है कि अगर मैं पहली दो इक्वेशंस को देखूं, उनमें एक कदर मुश्तरक है, और वो क्या है इन दोनों इक्वेशंस में? वो एक कदर मुश्तरक ये है कि ये दोनों स्केलर इक्वेशंस हैं, ठीक है। ये दोनों, इनकी दोनों साइड जो हैं ये स्केलर्स हैं, यानी कि दोनों की जो राइट हैंड साइड है वहां पे तो खैर स्केलर है ही, दोनों की जो लेफ्ट हैंड साइड है वहां पे क्या है, डॉट प्रोडक्ट है, वो भी एक राइट। स्केलर, दोनों स्केलर्स हैं। इसका मतलब है कि एक्चुअली ये दो इक्वेशंस हैं, एक पहली वाली एक दूसरी वाली। ये जो बाकी दो इक्वेशंस है ना, ये दोनों वेक्टर इक्वेशंस हैं। इसका मतलब, क्योंकि आप देख सकते हो कि दोनों साइड्स पे, राइट, अगर आप फॉर एग्जांपल पहली इक्वेशन ये वाली जो है, इसकी अगर आप राइट हैंड साइड देखो तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड का डेरिवेटिव है, तो वो वेक्टर है, डेरिवेटिव भी एक वेक्टर ही है, ठीक है। और इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है उस पर कर्ल है, वो भी एक वेक्टर है। इसका मतलब है कि ये एक्चुअली तीन इक्वेशंस है, और एक्चुअली ये भी तीन ही इक्वेशंस है, ठीक है। तो इनफैक्ट ये 8 इक्वेशन है टोटल, ठीक है। और जब मैक्सवेल ने इक्वेशंस लिखी थी ना अपनी इन द स्टार्ट, तो वो चूंकि उस वक्त वेक्टर कैलकुलस नहीं था तो वो 8 तो उसने इक्वेशंस थी, वही, ठीक ठीक। ठीक है। बाद में फिर ये 4 बनी। और मजे की बात ये है कि इससे पहले मैंने एक जो बात की सोर्स इक्वेशंस वाली, वो मैंने इसलिए भी की है कि हो सकता है कि कोई इंटरेस्टेड ये भी हो समझने के लिए कि एक्चुअली ये जो एक 4 इक्वेशंस है इनको भी आप फर्दर 2 इक्वेशंस में लिख सकते हो, वो हम वहां पे नहीं जाएंगे, वो राइट रिलेटिविटी आ जाती है वहां पे। लेकिन राइट वहां पे मजे की बात ये है कि अभी क्वेश्चन पूछ सकते हो कि दो क्यों? वेल, वो इसलिए है क्योंकि जो सोर्स इक्वेशंस है वो एक बन जाती है, और जो सोर्सलेस है राइट वो एक और, ठीक राइट। है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। लास्ट आई थिंक मैं एक बात क्या करना चाहूंगा यहाँ पे, एक और बात मैंने करनी थी, हाँ। मजे की बात ये है, अगर सपोज करो कि आपको मैं रो बता दूं, अगर आप देखो ना ये क्या है, सारी की सारी इक्वेशन, ये सिर्फ कुछ भी नहीं है, सिर्फ डिफरेंशियल इक्वेशन है, कुछ भी नहीं है, ये 8 डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। जैसे कि पहले 2 है और फिर 3 और 3 8, जैसे कि मैंने बताया अभी कि 8 डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो क्वेश्चन ये है, हमें पता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन जब हम सॉल्व करते हैं तो हम कोई फंक्शन फाइंड करते हैं ना, तो क्या फाइंड कर रहे हैं हम इसमें? वेल, अगर आपको सपोज करो कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दे दी है और जे भी दे दी है, यानी कि करंट डिस्ट्रीब्यूशन भी दे दी है, ठीक है। तो आपको फाइंड क्या करना है? आपको इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है, और तो कुछ भी नहीं ना करना फाइंड आपको। तो ठीक है, हमें पता है कि इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड्स अभी हम वेक्टर अज्यूम कर रहे हैं उनको। तो ये कितने अननोन्स है हमारे पास, कितने अननोन फंक्शंस हैं? वेल, हमारे पास 6 अननोन फंक्शंस हैं। अजीब सा नहीं लगता कि आपके पास 6 अननोन है लेकिन इक्वेशंस 8 हैं? तो एक्चुअली इसका मतलब यह है कि आपके पास नंबर ऑफ इक्वेशंस ज्यादा है और जो नंबर ऑफ अननोन है वो कम है। तो एक्चुअली बात यह है कि इसमें से 2 इक्वेशंस रिडंडेंट है, नहीं चाहिए हमें। तो एक्चुअली जब हम, फॉर एग्जांपल, हम जब ग्रेजुएट लेवल पे या अंडर ग्रेजुएट लेवल पे इलेक्ट्रोडायनामिक्स पढ़ते हैं तो उसमें हम ये इक्वेशंस बहुत ही कम यूज करते हैं, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ अननोन्स कम है, नंबर ऑफ इक्वेशंस ज्यादा है। अब हम वहां जाएंगे नहीं, वैसे वैसे मैं एक रिमार्क दे दूं कि हम पोटेंशियल यूज करते हैं। पोटेंशियल में क्या होता है कि नंबर ऑफ अननोन्स भी 4 हो जाते हैं, नंबर ऑफ वो भी 4 हो जाते हैं, क्या कहते हैं, इक्वेशंस भी 4 हो जाती हैं। खैर, ये एक कुछ रिमार्क्स है जो मैं याद देना चाहता था। अच्छा, मैं यहाँ पर ना, ये सॉरी, आप फिनिश कर लो अपने रिमार्क्स। हाँ जी, ठीक है। तो मैं मैं यहाँ पे और ये कोई कहना, रिमार्क नहीं है मेरा। राइट, मैं ये यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पर जो फिजिक्स के लॉज की खूबसूरती होती है वो ये है कि जब हम उनको कंप्लीटली अंडरस्टैंड करते हैं तो हम उनसे और क्वेश्चंस भी पूछ के अपनी हेल्प के लिए नेचर को ज़्यादा बेहतर अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जैसे राइट नाउ
हमारे पास इससे पहले चार्ज या मूव कर रहे थे या स्टैटिक थे, तो हम उनको अंडरस्टैंड करते थे। एक जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम उसमें से ये आती थी हमारे लिए, वो ये थी कि अगर हम कूलम्स लॉ देखें फॉर इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, या फॉर लैक ऑफ बेटर टर्म, ऑल्दो वो यहाँ पे आएगा नहीं, अगर हम ग्रेविटेशन को भी देखें तो वो हमें ये नहीं बताता कि ये फोर्स मूव कैसे होती है, राइट? वो हमें बस यही बताता है कि यहाँ पर ये है, यहाँ पे ये चार्ज है, तो उसके ऊपर इसकी ये फोर्स इतनी होगी। अब क्योंकि हम इन लॉज को कंप्लीटली अंडरस्टैंड कर चुके हैं, तो हम इससे अब ये अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ये देखें कि ये फोर्स एक दूसरे तक मूव कैसे होती है, क्योंकि ये अब कंप्लीट पिक्चर दे रहा है। तो अगर हमारे पास टाइम है तो हम वो पार्ट कर सकते हैं कि हम ये देखें कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड वैक्यूम में ट्रैवल कैसे करते हैं। हाँ, हम देख सकते हैं उसमें। आई थिंक अपने आर्टिकल में वैसे लिख तो दिया काफी हद तक, उसको ही हम एक्सप्लेन करें तो आई थिंक हो जाएगा ये। तो आपने पहले तो कहा अगर वैक्यूम, उसमें हमारे ठीक पास, है? अगर आपके पास 5-10 मिनट और है, क्योंकि और भी चीजें हैं वो हम बाद में पॉडकास्ट में करेंगे। ठीक है। तो हमने तो लोगों को बता दिया हुआ है कि स्पेस के वेव की इक्वेशन क्या होती है, पीपल शुड नो दैट, राइट? हम्म, हमने वो आइडेंटिटी बता दी है, कर्ल ऑफ कर्ल क्या होता है। तो मेरा ख्याल है इन दो अच्छा, चीजों इसमें से हम इसमें आप ये जो कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो हैं वो वैक्यूम में किस तरह से ट्रेवल करती है, तो क्या आप ये चाह रहे हैं कि मैं वेव इक्वेशन ड्राइव कर लूं? एग्जैक्टली। अच्छा, चलो ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले तो आपने कहा वैक्यूम। तो वैक्यूम, इसकी ये बात मैंने पहले भी कही थी कि वैक्यूम का मतलब ये है कि कोई चार्ज नहीं है, कोई करंट नहीं है। इसका मतलब है कि रो जीरो है, ठीक है, और और जे जे जीरो। जीरो है। और जब आपने ये कहा था कि आप इन इक्वेशंस को फ्री स्पेस में या वैक्यूम में लिखें, फिर आपने कहा था कि यहाँ पे एक फंडामेंटल वो है, चीज क्या मिसिंग कहते हैं है। उसको, चीज मिसिंग है, या फिर क्या कहते हैं, एक एसिमेट्री आपने कहा था कि है। अब अगर हम लिखें तो वो एसिमेट्री गायब हो चुकी है। तो बिल्कुल। वो है ये, चूंकि रो जीरो है तो ये भी जीरो होगा, और तो ये ये तो होता जीरो ही है, जीरो है। ये तो होता ही जीरो है, और ये। अच्छा, मेरे ध्यान में एक और रिमार्क अब आ रहा है, लेकिन वो मैं बाद में दूंगा। सॉरी, रो नॉट म्यू नॉट। अब आप देख सकते हैं कि वो एसिमेट्री काफी हद तक अब खत्म हो चुकी है, अब बिल्कुल ठीक है, सिमेट्रिक हो गई इक्वेशन, राइट? बिल्कुल सिमेट्रिक सी हो गई है सिचुएशन, ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या करना है कि आप ये कह रहे हैं कि हमने ये देखना है। अच्छा, इसमें एक और चीज है। आप ये देख सकते हैं कि कोई भी ऐसी इक्वेशन नहीं है जिसमें सिर्फ इलेक्ट्रिकल फील्ड हो, और ऐसी कोई इक्वेशन नहीं, पहली दो जिसमें, इक्वेशंस के अलावा। और राइट, हाँ, यानी कि सिर्फ इलेक्ट्रिकल फील्ड हो, और ऐसी कोई इक्वेशन नहीं है जिसमें सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड हो, पहली दो वो इक्वेशंस के जो अलावा, उनको आपने छोड़ें। आपने बड़ा अच्छा नाम बताया था कि जो सोर्स इक्वेशन है वो आपको ये हाँ। बताती हैं कि ये फील्ड हैं क्या, कैसे बिहेव करते हैं, कैसे ट्रेवल कर रहे हैं, हम्म। कैसे, हाँ। और उनका इम्पैक्ट जो सोर्स लेस है वो आपको ये बता रहे हैं कि इन दोनों में ये कंबाइंड हुए हैं। हाँ, यानी कि जो पहली दो इक्वेशन है अब यहाँ पे जो मैंने अभी स्क्रीन पे आ रही हैं, वो आप कह सकते हैं कि वो ये बता रही हैं कि इलेक्ट्रिकल मोनोपोल्स नहीं है क्योंकि वैक्यूम में है, और मैग्नेटिक तो है ही नहीं, ठीक है। अब लास्ट दो इक्वेशंस जो हैं आप देख सकते हैं कि वो इनको हम कहते हैं कपल्ड इक्वेशंस। कपल्ड का मतलब है कि ये जिस तरह से वो बच्चे ना सॉल्व करते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशंस, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू वन। तो दोनों इक्वेशंस में एक्स और वाई दोनों होते हैं। तो इन दोनों यहाँ पे नीचे वाली दोनों इक्वेशंस में ई भी है, बी भी है। राइट, तो अगर मैं चाहता हूँ कि मैं साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करूँ एक तरह से, लेकिन वो उतनी आसान नहीं है जितना होती है। राइट, राइट। तो उसका तरीका ये है कि आप ये देख सकते हैं कि चूंकि इस इक्वेशन में आप देख सकते हैं कि कर्ल ऑफ बी आ रहा है, ठीक है। तो अगर मैं ये करूं कि मैं इस इक्वेशन का कर्ल कर लूं टोटल का, तो इसका जो ये वाली साइड है, यहाँ पे कर्ल ऑफ बी आ जाएगा ना। राइट, तो राइट। फिर मैं ये वाली इक्वेशन यूज कर लूंगा, उस पर ठीक है। तो रिप्लेस कर देखते हैं क्या होता सकते, है। तो ये करते हैं। तो कर्ल इस टोटल इक्वेशन का मिलूं अगर, बल्कि रुको, मैं सॉरी, यहाँ पे ये चीज यूज कर सकता हूँ कि अम, एक मिनट रुके। हाँ, तो नेगेटिव पार्शियल ओवर पार्शियल टी कर्ल ऑफ बी। अच्छा, मैंने कर्ल अंदर क्यों ले गया, क्योंकि कर्ल का मतलब है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू स्पेस, और पार्शियल ओवर पार्शियल टी है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो तो वो, पार्शियल डेरिवेटिव्स आप आगे राइट, पीछे कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। राइट। अच्छा, तो अब आप देख सकते हो कि मैंने जैसे कि कहा था कि अच्छा ये चीज क्या है,
ये मैं बताता हूँ अभी कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये क्या है। राइट हैंड साइड जो है वो आप देख सकते हो कि बन जाएगी माइनस पार्शियल ओवर पार्शियल टी। कर्ल ऑफ बी जो है वो दरअसल कुछ भी नहीं है, आप एम्पियर मैक्सवेल इक्वेशन लोगे तो वो बनता है एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट पार्शियल ओवर पार्शियल पार्शियली ओवर पार्शियल टी। ठीक है, तो हमने अब यूज कर लिया एम्पियर मैक्सवेल इक्वेशन और इसको हम लिख सकते हैं अब माइनस पार्शियल ओवर पार्शियल डबल डेरिवेटिव आप देख सकते हो अब आ गया है यहाँ पे। ठीक है, अच्छा अब भी जो लेफ्ट हैंड साइड है वहां पे कैसे वो कैसे करना है हमने, तो वहां पे मैं वेक्टर कैलकुलस की आइडेंटिटी यूज कर सकता हूँ, इसको प्रूव भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक नहीं, छोटी सी हमने बात है। हमने ये अपने मेरे आर्टिकल में इंट्रोड्यूस कर दी हुई है, प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। बस ठीक है, बस ठीक है राइट। कि कर्ल ऑफ कर्ल जो है वो क्या है। वेल कर्ल ऑफ कर्ल जो है वो है डॉट ई माइनस दिस थिंग। अच्छा ये कर्ल स्क्वायर का मतलब है कि सॉरी कर्ल कह रहा हूँ डेल स्क्वायर, ये जो है ये इसका मतलब ये है कि डेल डॉट डेल। ठीक है, सेकंड यानी कि ऑर्डर, नेबुला डॉट सेकंड नेब। डेरिवेटिव। या हाँ सेकंड डेरिवेटिव एग्जैक्टली। ठीक है, अच्छा अब एक चीज ये है कि हमने ये देखा था फॉर एग्जांपल यहाँ से ये जो इक्वेशन है कि चूंकि ये इलेक्ट्रिकल जीरो है, मोनोपोल्स नहीं है, मैं ये कहते हैं वैक्यूम में, इसका मतलब ये है कि ये चीज तो जो है ये ये जीरो जीरो है, होगी। इसका मतलब है राइट। हाँ, इसका मतलब ये है कि ये चीज बन जाएगी नेगेटिव ऑफ दिस थिंग। ठीक है, इसका मतलब ये है दोनों इक्वेशंस को मिला के, यानी कि जो राइट हैंड साइड है सॉरी लेफ्ट हैंड साइड है वो ये बन गई है, राइट हैंड साइड है वो ये है, तो ये बन जाएगा ऐसे। अच्छा यहाँ पे एक चीज आपको याद रखनी है कि इलेक्ट्रिकल फील्ड जो है वो वेक्टर है, ये मैं इसको वो डाल नहीं रहा हूँ एरो, लेकिन वो वेक्टर है। राइट। राइट। तो इस इक्वेशन को हम कहते हैं वेव इक्वेशन। ठीक है, क्योंकि अब यहाँ पे सॉरी, मैं हम्म जो बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि जो लेफ्ट साइड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का स्पेस में सेकंड डेरिवेटिव है, और जो राइट हाँ साइड है वो एग्जैक्टली उसी का टाइम। और हमने ये मेरे आर्टिकल में मैंने लिखा हुआ है, एक्सप्लेन किया हुआ है कि दुनिया की कोई भी आप वेव ले लें, वो एक्चुअली इज अ रिलेशन बिटवीन सेकंड डेरिवेटिव्स ऑफ स्पेस एंड सेकंड डेरिवेटिव ऑफ टाइम, हम्म किसी भी यहाँ फॉर्म में। पे हो सकता है कि कोई कोई क्वेश्चन पूछे कि व्हाई सेकंड डेरिवेटिव, वेल वो इसकी रीजन ये है कि और रिप अच्छा आप ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, फॉर एग्जांपल अब न्यूटन्स लॉ को अगर आप देखो तो उसमें सेकंड डेरिवेटिव ऑफ स्पेस आता है, सेकंड डेरिवेटिव में क्या है ऐसा। वेल वो ये थोड़ा मैथमेटिकल क्वेश्चन है, लेकिन सेकंड डेरिवेटिव ना स्टेबल रखता है इक्वेशन सॉल्यूशंस को, अगर थर्ड डेरिवेटिव आप डालो तो स्टेबल नहीं रहती इनके सॉल्यूशंस। ये असल में मसला है, ये बहुत ठीक। बहुत रफ मैं बता रहा हूँ, इसको सीरियस लेने की जरूरत नहीं है, कोई जो राइट। सुन रहा हो ना राइट। अगर बहुत सीरियस ना लेना है इसको अच्छा, प्लीज। एक और मैं बात क्या एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि सम कुछ हाँ जगहों जी। पर वेव की इक्वेशन को टाइम डेरिवेटिव लेफ्ट साइड पे लिखा जाता है और वो तो ये फिर इट डजंट रियली मैटर कि आप कैसे इसको लिख रहे इट डजंट मैटर। हाँ, अच्छा इसमें एक दो बातें हैं, पहली बात तो ये कि वेव इक्वेशन इटसेल्फ जो है जनरल वेव इक्वेशन वो ये होती है कि सपोज करो कि आपके पास, अच्छा मैं जनरल इतना जनरल नहीं करना चाहिए मुझे, मैं इतना जनरल नहीं है, मैं बताऊंगा कि क्यों नहीं है इतना जनरल। तो सपोज करें कि आपके पास कोई डिस्टरबेंस है, वेव वेव कुछ भी नहीं है, डिस्टरबेंस है सिर्फ एक, और वो डिस्टरबेंस ट्रेवल कर सकती है इन स्पेस एंड इन टाइम। ठीक है, हैं। राइट। तो अगर डिस्टरबेंस डिस्टरबेंस का मतलब है कि डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक है, तो अगर मैं कहूं कि डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन को मैं सपोज करेंगे मैं रिप्रेजेंट करता हूं y से। ठीक है, तो जो वेव इक्वेशन होती है वो होती है सेकंड डेरिवेटिव, बल्कि मुझे नेबुला में लिखना चाहिए, एक बल्कि मिनट। इसको यू लिख दो वाई की बजाय। हाँ चले यू यू ठीक है, तो u का मतलब डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन इज इक्वल टू सेकंड डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और यहाँ पे जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होता है ना वो होता है 1/v²। राइट। इसे ये बल्कि मुझे इसको थोड़ा और u के साथ नहीं करना चाहिए, v²। v राइट। जो है वो दरअसल वेव की स्पीड है। अच्छा, तो हमारे पास ठीक यहाँ है, ये स्पीड बहुत आ गई उस इंपॉर्टेंट वेव। पॉइंट है। राइट। हाँ, तो अब आप देख सकते हैं कि ये जो हमारे पास इलेक्ट्रिकल फील्ड की आई है इक्वेशन, वेव इक्वेशन, उसमें जो 1/v² था उसकी जगह पे आ रहा है एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट। ओके, सो यहाँ पे इसका आई मतलब ये है स्टॉप यू कि फॉर अ बिट। हाँ हाँ सॉरी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बहुत यहाँ इंपॉर्टेंट हमने ये पॉइंट है। साबित कर दिया कि अगर मैं करूंगा नहीं, लेकिन मैं मेंबर से हाँ हाँ कहूंगा कि जिस तरीके से हसन ने इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट किया, आप बिल्कुल इसी तरीके से कर ले सकते हो दूसरी इक्वेशन का, और आपके पास वो हाँ। मैग्नेटिक फील्ड की एग्जैक्ट सेम इक्वेशन आएगी। हम्म राइट। तो ये हम्म हमें ये साबित करता है कि वैक्यूम में
इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड वेव की सूरत में ट्रेवल करते हैं। बिल्कुल। उनकी स्पीड ये होती है 1/v² इक्वल टू दिस थिंग। ये हाँ। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स के फार्मूले थे जो हमें ये नहीं बताते थे कि ये कैसे ट्रेवल करता है। वो हमें ये बताता था कि ये इन्फिनिट स्पीड से ट्रेवल करते हैं। हमने नेचर को जब अंडरस्टैंड किया तो अब हमें वो नेचर बता रही है कि मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड वैक्यूम में वेव के तौर पे मूव करते हैं, जिसकी स्पीड ये है। वो स्पीड क्या है वो नहीं हमें पता, लेकिन उसकी कुछ स्पीड है। प्लीज गो अहेड। हाँ, अच्छा अब हम देख सकते हैं कि अगर ये बात सही है कि जो 1 मिनट रुकें, कि ये जो एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट है, अगर वो उस स्पीड के यानी कि 1/v² के इक्वल है, v क्या है? वो स्पीड जिससे इलेक्ट्रिकल फील्ड जो है वो ट्रेवल करती है, यानी कि इलेक्ट्रिकल फील्ड में डिस्टर्बेंस ट्रेवल करती है। या इलेक्ट्रिकल फील्ड कोई फिजिकल चीज नहीं है जो ट्रेवल कर रही है। तो इसका मतलब ये है कि v जो है वो फिर 1/√ऑफ ये है, दीज यानी टू दोनों साइड का इनवर्स लिया और स्क्वायर रूट ले लिया। ठीक है। तो हमें पता है, आई थिंक ये तो जो मैट्रिक कर रहे होते हैं उनको पता ही होता है कि उनको भी पता होता है कि ये ऑल, अच्छा मैं इसकी जो वो है ना, क्या कहते हैं, चलो मैं इसको लिख देता हूँ 8.85 10⁻⁻12 है। मैं ऐसा यूनिट्स में लिख रहा हूँ, मैं यूनिट्स नहीं लिखूंगा आगे। और म्यू नॉट जो है आई थिंक वो है 4 पाई मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻7। ठीक है। समथिंग लाइक ये दैट। या ऑलमोस्ट इनकी वैल्यूज हैं। ठीक है। अच्छा, इसको मैं कह सकता हूँ कि अगर 8.85 जो है ये ऑलमोस्ट, अगर मैं 10⁻⁻13 कर लूँ, ये मैं बहुत रफ कैलकुलेशन कर रहा हूँ, ठीक है, बहुत रफ। और 4 अच्छा, पाई जो आपने है ये ऑलमोस्ट, सॉरी हसन, आपने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की थी, वो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या वो नेगेटिव इलेवन है। आपने एप्सिलॉन नॉट का कहा था परमिटिविटी, और आपने ये कहा था कि ये हाँ हाँ, नेचर का कांस्टेंट है, और ये बिल्कुल इनर्शियल फ्रेम, हर इनर्शियल फ्रेम में इसकी वैल्यू यही होगी। तो क्या हम बिल्कुल। यही बात मैग्नेटिक जो आपने ये यूज किया उसके लिए भी कह सकते हैं? हाँ, देखो मैंने ये बात कही थी जब मैं एप्सिलॉन नॉट की बात कर रहा था कि एक्चुअली ये वो कांस्टेंट है जो डिटरमिन करता है कि दो चार्जेस के दरमियान फोर्स क्या होगी। इसका मतलब है कि अब हम जानते हैं कि फोर्स तो एक मेजरेबल चीज है, तो हम फोर्स को मेजर करके इसकी वैल्यू पता कर सकते हैं। और राइट। एक्चुअली म्यू नॉट के लिए भी ये बात सही है कि हम ओके। अगर मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू, उसमें जाहिर है चार्जेस तो नहीं होंगे, लेकिन एक मूविंग चार्ज के ऊपर एक मैग्नेटिक फोर्स क्या है, अगर हम उसको क्या कहते हैं मेजर कर लें, तो हम म्यू नॉट को मेजर कर सकते हैं। तो म्यू नॉट को ठीक है। कहते तो हैं परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, एग्जैक्टली। परमिटिविटी, परमिएबिलिटी। ओके, गो अहेड। जी। अच्छा, तो ये जो 4 पाई है वो ऑलमोस्ट 12 है, तो ये या ऑलमोस्ट बन जाता है 10⁻⁻6। ऑलमोस्ट, मैं बहुत रफ कैलकुलेशन कर रहा हूँ, राइट, बहुत रफ। इसको आप और कैलकुलेटर पकड़ के और सिंपल कर सकते हो, राइट। यानी कि और प्रिसाइज कर सकते हो। तो मैं v का सिर्फ एक एस्टिमेट दे देता हूँ, क्या है वो है म्यू नॉट जो कि है -11 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6, तो ये अंडर माइनस रूट 17 बन जाएगा। -17, तो ये ऑलमोस्ट बनता है 10⁻8 टाइम्स समथिंग। राइट। ठीक है। असल में ये बनता है, मुझे ऐसे लिखना चाहिए इसको, √10 इंटू 10⁻8। √10 जो है वो या ऑलमोस्ट या 3 होता है, ऑलमोस्ट 3। राइट। ऑलमोस्ट 3। असल सही में सही है। √9 जो है हाँ, √9 असल में 3 है, तो ये 3 पॉइंट समथिंग है। राइट। तो एक्चुअली आप एक चीज देख सकते हो कि मैंने एप्सिलॉन की जो वैल्यू है वो बढ़ा के लिखी है, और म्यू की जो वैल्यू है वो घटा के लिखी है। तो यानी कि एप्सिलॉन की टू वैल्यू असल में बैलेंस इट थोड़ी सी, आउट, राइट। हाँ, तो ऑलमोस्ट 3 बन सकता है, आप ये कह सकते राइट, हैं तो कि ये ये बन जो गई। वैल्यू अब ऑलमोस्ट, अब हम इसके ऊपर, ये ज्यादा राज रहा नहीं, मीटर पर हाँ, सेकंड। मीटर पर राइट, सेकंड। हाँ, मैं यूनिट्स लिख राइट, नहीं रहा, 1 मिनट राइट। रुकिए मैं लिख देता तो हूँ। इसमें मैं एक एक बात अहम बताना ही चाह रहा हूँ हाँ जी। कि इसमें एक बहुत क्रिटिकल बात है जो हसान और मैं बात कर रहे थे, जिसके ऊपर मैंने हसान को लाया, कि एप्सिलॉन नॉट किसी भी इनर्शियल फ्रेम के लिए यही वैल्यू है। वैल्यू वैल्यू इसी यही है। तरीके से म्यू नॉट भी वही है। तो इन दोनों का प्रोडक्ट भी वही होगा। उन बिल्कुल। दोनों के प्रोडक्ट से जो इक्वेशन आई है, जो हमारे पास वैल्यू आई है, इसका ये मतलब है कि किसी भी इनर्शियल फ्रेम में वो जिस भी स्पीड से मूव कर रहा हो, वो स्पीड यही होगी। एंड हम्म। मैं आप आई विल गिव यू द चांस टू रिवील व्हाट स्पीड इज दिस। वेल, दिस इज, अच्छा ये जो स्पीड है ये ऑब्वियसली ये काफी लोगों को पहले से ही पता है, ये स्पीड ऑफ लाइट है। और ये जो स्पीड ऑफ लाइट है ये मैक्सवेल की जो डिस्कवरी थी, कि मैक्सवेल ने डिस्कवर ये किया था कि जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स में जो डिस्टर्बेंसेस हैं
क्योंकि वेव कुछ भी नहीं है सिवाय डिस्टर्बेंस के जो ट्रेवल करती है। ये डिस्टर्बेंस की जो स्पीड है, ये मैक्सवेल ने डिस्कवर किया था कि ये इसके इक्वल है जो हमने कैलकुलेट किया है। लेकिन स्पीड ऑफ लाइट उससे पहले, काफी पहले मेजर हो चुकी थी। मेजर हो तो चुकी मैक्सवेल के पास ये था डाटा कि ये जो एक स्पीड है ये बड़ी खास स्पीड है। और मजे की बात ये कि आई थिंक 15 इयर्स तक फैराडे जो था वो कहता रहता था कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो दरअसल वही लाइट है। लेकिन फैराडे वो करते थे क्योंकि उनके उसके पास मैथमेटिक्स नहीं थी अपना मैथमेटिक्स। क्लेम प्रूव अच्छा, करने के आपने लिए। आपने जो बात की है ना, दैट मुझे एक स्टोरी बतानी है हाँ आपकी। जी, हाँ जी, यू आर बिल्कुल। सिटिंग इन आईसीटी, डॉक्टर अब्दुल सलाम का इंस्टीट्यूट। तो बहुत ज़माने हम्म, पहले ना, मुझे डॉक्टर अब्दुल सलाम के साथ आई वाज वेरी पैशनेट, आई वाज वेरी मोटिवेटेड बाय हिम। तो उनका मैं एक हम्म, आर्टिकल पढ़ा था। उन्होंने अपने आर्टिकल में माइकल फैराडे को बहुत ज़्यादा अहमियत दी। मुझे नहीं पता था। हम्म, मुझे वही माइकल फैराडे का वो जो था लॉ ऑफ इंडक्शन, जो मैट्रिक में एफएससी में पढ़ा था, तो वो पढ़ के हम हम्म, गुजर जाते हैं। डॉक्टर सलाम ने फैराडे को इतनी उसकी तारीफ की कि उसको उन्होंने कहा कि वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट टू एवर कम। तो बहुत बाद में जब जाके मैंने पढ़ा कि वो मैक्सवेल को ही कंटिन्यू टू से कि ये असल में लाइट ऐसे ही ट्रैवल करती है। ही टोटली हैड एन इंट्यूशन कि दैट्स हाउ इट वाज। हम्म, एंड जब मैक्सवेल ने एज ए मैटर ऑफ फैक्ट जब ये इक्वेशंस पब्लिश की, एंड ही केम टू टेल माइकल फैराडे को बहुत ज़्यादा मेडिकल इश्यूज थे, एंड ही वाज एट हिज हम्म, डेथ बेड पे उसको उसने कहा कि फैराडे, मैंने कैलकुलेट किया है मैथमेटिक्स से, तुम बिल्कुल सही कह रहे थे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स स्पीड ऑफ लाइट से ही ट्रेवल करती, वो लाइट ही है। हम्म। तो फैराडे फाउंड आउट बिफोर ही डाइड। गुड। हाँ, ये अच्छा। और इसमें क्या कहते हैं, फैराडे का एक और भी क्या कहते हैं, ये तो खैर जाहिर है बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है फैराडे की असल में एक और बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। उसको जो कि अप्रिशिएट करते हैं फिजिसिस्ट, लेकिन उसके बाहर की कम्युनिटी इतना नहीं करती है। वो ये है कि फैराडे वो पहला बंदा था जिसने कॉन्सेप्ट ऑफ फील्ड दिया था। बहुत इंपॉर्टेंट हाँ बिल्कुल, कॉन्सेप्ट है। हाँ। आई नो उससे पहले दैट, तो आई नो फील्ड का दैट। कॉन्सेप्ट ही नहीं था नहीं था, बिल्कुल कि नहीं। इनविजिबल लाइंस ऑफ फोर्स। लोग कहते थे क्या हाँ, पागल पागल बंदा है ये पता नहीं ये क्या। लोग लेकिन मजाक आज उड़ाया तो करते थे बहुत इसके ऊपर। इंपॉर्टेंट मजाक हाँ, उड़ाए होते थे। हालांकि हालांकि वो हाँ, रॉयल सोसाइटी का चेयरमैन था, हाँ। फिर भी मजाक उड़ाते थे। ओके, सो एक दो और अहम बातें, देन हम जी, जी। अगले सेशन में दूसरी बात करेंगे कि हमने ये साबित कर दिया कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ट्रेवल वेव की फॉर्म में करते हैं। वो वेव्स जिस स्पीड से मूव करते हैं वो ये स्पीड है जो स्पीड ऑफ लाइट है। तो हमें हम्म, अब यहां से पता लग गया कि अगर हम नेचर के किसी फिनोमिना को दुरुस्त तरीके से, ये इसको भी अहमियत को उजागर करती है कि हमें किसी चीज को दुरुस्त अंडरस्टैंड करना क्यों जरूरी होता है, कि उससे हमें हम्म। वो ऐसी हिडन चीजें बताती है जो हमें पहले पता नहीं होती। राइट। हाँ जैसे जी। अभी हमने ये देखा कि हमने तो सिर्फ हम अंडरस्टैंड कर रहे थे कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड कैसे काम करते हैं। वहां से हमने ये अंडरस्टैंड किया कि ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स स्पेस में ट्रेवल कैसे करती है। ये ये हम बिल्कुल हम्म, कोशिश ही नहीं कर रहे थे समझने की। राइट। लेकिन उससे हमें ये, तो ये, और दूसरा हमें ये पता लगा कि ये जो स्पीड है ये क्योंकि दो नेचर के कांस्टेंट्स की टर्म्स में लिखी जाती है। वो नेचर के कांस्टेंट्स इंडिपेंडेंट है इनर्शियल फ्रेम से, इसलिए ये स्पीड भी हम्म। इंडिपेंडेंट है इनर्शियल फ्रेम से। और हाँ सिर्फ जी, ये ही उसमें स्पीड है जो हम्म। इंडिपेंडेंट है फ्रॉम एनी इनर्शियल फ्रेम। और इसमें एक और चीज जो आप मैं देख सकती हूँ इमीडिएटली, वो ये है कि चूंकि अब मैं स्पीड ऑफ लाइट को चुके पता लग गया, तो मैं सी लिख देता हूँ। तो सी द स्पीड ऑफ लाइट। और इसका मैंने फॉर्मूला भी देखा, तो आपने क्या लिखा था मैंने कि म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का अंडर रूट है। अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि मटेरियल्स में एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू बढ़ जाती है। इसका मतलब है स्पीड ऑफ लाइट शुड डिक्रीज, या एंड दिस इज ट्रू, दैट एंड शुड दैट्स ट्रू। हैपन। ऐसा नहीं, अगर कभी किसी मटेरियल में एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कम हो जाए तो फिर स्पीड ऑफ लाइट बढ़ जाएगी, तो ये नहीं होने वाला। इसका मतलब मैं इसलिए कह रहा था कि अच्छा, एक और चीज के हो सकता है कोई ऑब्जेक्ट करे इस बात पे कि एप्सिलॉन नॉट इटसेल्फ तो नहीं है ना, क्या कहते हैं, रिस्पॉन्सिबल स्पीड ऑफ लाइट के लिए म्यू नॉट भी तो है। वेल, अब यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है कि म्यू नॉट की वैल्यू कोई बहुत ज्यादा चेंज नहीं होती थ्रू आउट मटीरियल्स।
ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन जो एप्सिलॉन नॉट है, अगर किसी मटेरियल का उसकी वजह एप्सिलॉन जो है उसको मैं एप्सिलॉन लिखूं, तो उसको हम कहते हैं इट इज सम कांस्टेंट टाइम्स एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो इस कांस्टेंट को हम कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये आई क्या थिंक आप लोगों को पता होगा। तो ये इट्स ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। तो इट ऑलवेज वेरी गुड। इंक्रीजेस, k इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ओके, ये बहुत अब जरूरी बात लास्ट है। लास्ट एक चीज, उससे उसके बाद हम वी विल बी डन, फिर हम जी। नेक्स्ट टाइम कभी करेंगे रिकॉर्ड। अब हम्म। जबकि ये आ गया है तो एक और बड़ी फेमस फॉर्म है मैक्सवेल इक्वेशंस की, जिसमें वो सी भी लिखते हैं, तो सो दैट हाँ। हमारे मेंबर्स उससे कंफ्यूज ना हो जाए कि हमने कोई नई फॉर्म इजाद की थी। तो नहीं नहीं इसी नहीं, फॉर्म में उन्हीं इक्वेशंस को अब हम सी की फॉर्म में भी लिख देते हैं। आई थिंक जो इक्वेशन चेंज होती है वो सिर्फ एम्पियर्स लॉ ही वो है, सिर्फ लास्ट बाकी तो वाली सेम ही है। इक्वेशन। हाँ, हाँ सारी तो सही सही कह रहे एम्पियर्स लॉ जो था वो था म्यू नॉट टाइम्स जे, और मैंने पहले ये लिखा था कि म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ ई। लेकिन हम देख सकते हैं कि चूंकि ये चीज जो है, सॉरी, मैं दोबारा लिखता हूँ वो, कि सी जो है वो चूंकि अंडर रूट ऑफ एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट है, इसका मतलब ये है कि एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट जो है वो कुछ भी नहीं है सिवाय 1/c² के। इसका हैं, मतलब ये एंड है दैट्स कि मैं व्हाट इसको इसको मैं मिटा दूंगा और मैं इसको सिंपली 1/c² लिख सकता हूँ। भी लिख लेते हैं। तो एक ये भी फॉर्म है मैक्सवेल इक्वेशंस को लिखने की। एक और फॉर्म भी है कि अच्छा। जिसमें डिस्प्लेसमेंट हम्म। करंट का डेरिवेटिव लिखते, बट हम उस डिटेल हाँ, में नहीं जा रहे, ठीक है। हाँ, वो असल में तब आता है जब आपने वो डिफरेंट एप्लीकेशंस के लिए लोगों ने डिफरेंट फॉर्म्स बनाई हुई हैं। फॉर एग्जांपल, ठीक है। अभी आपको आपको याद होगा शायद, मैं जब ये लिख रहा था ना ये वाली मैक्सवेल इक्वेशंस, यहाँ पे कहाँ पे ये, तो मैंने कहा था कि हाँ ये यूनिवर्सल है लेकिन उनको आप डिफरेंट तरीकों से लिख सकते हो। तो हाँ, वो जो डिफरेंट तरीके थे, ये आई थिंक आप स्क्रीन पे आ गई हो, तो डिफरेंट तरीके जो थे वो दरअसल यही था कि आप डिफरेंट एप्लीकेशंस के लिए डिफरेंट तरीके लिख सकते हो। फॉर सही। एग्जांपल, ये जो रो है पहली इक्वेशन में, इसको लोग कई दफा दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। इसको लोग कई दफा फ्री चार्ज लिखते हैं, बाउंड चार्ज लिखते हैं। वो तब लिखते हैं जब डाइलेक्ट्रिक के साथ काम करना हो। और कई लोग ई की जगह राइट डी यूज करते हैं। राइट दैट्स द राइट। डिफरेंट। लेकिन अगर आप सिर्फ ये याद रखें कि ये हाँ, ये यूनिवर्सली इक्वेशंस ठीक है। यूनिवर्सल इक्वेशंस हैं, और उसके बाद इसका आपने करना क्या है, तो वी आर गुड। तो हसन, अच्छा, एक और मैं गो एक और मेरे जहन में रिमार्क आ रहा था, वो मैं दे सकता हूँ अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो। ग्रेजुएट लेवल इलेक्ट्रोडायनामिक्स, बल्कि आप एक तरह से कह सकते हैं कि मैक्सवेल इक्वेशन समझने के बाद जितनी भी इलेक्ट्रोडायनामिक्स है, जितनी पूरी इतनी बड़ी फील्ड है, इट इज नथिंग बट सॉल्विंग मैक्सवेल इक्वेशंस इन नथिंग डिफरेंट एल्स। सिनेरियोज। राइट राइट। कुछ भी आपका नहीं है। और टेलीविजन, टीवी, रेडियो, हम्म, आईफोन, एवरीथिंग is coming from these equations. और एक और बात के क्या कहते हैं, वेल अब देखोगे कि अंडर ग्रेजुएट लेवल में, ग्रेजुएट लेवल इलेक्ट्रोडायनामिक्स में हम कुछ भी नहीं करते सिवाय मैक्सवेल इक्वेशंस को सॉल्व कर रहे हैं डिफरेंट सिनेरियोज में। और जैसे कि मैंने पहले बात की थी कि आप सॉल्व किस चीज के लिए कर रहे हो, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स के लिए कर रहे हो। तो अब एक क्वेश्चन ये पूछ सकते हो कि आप देख सकते हो कि मैक्सवेल इक्वेशंस में क्या है कि इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो है उन दोनों के कर्ल और डाइवर्जेंस दिए हुए हैं। तो आप एक That's all. क्वेश्चन पूछ सकते हो कि क्या क्या एक वेक्टर फील्ड का कर्ल और डाइवर्जेंस पता होना, क्या ये काफी है वो वेक्टर फील्ड इटसेल्फ डिटरमिन करने के लिए? यानी कि वेक्टर फील्ड पता लग सकती है आपको अगर आपको सिर्फ कर्ल और डाइवर्जेंस पता हो। वेल, इट टर्न्स आउट कि हमेशा नहीं, लेकिन अगर वेक्टर फील्ड जो है वो 1/r² या उससे ज्यादा तेजी से गिर रही हो तो तो देन इट्स पॉसिबल। ओके, उससे कम तेजी से गिर रही है फिर पॉसिबल नहीं है। और ये इस रिजल्ट को हम कहते हैं हेल्महोल्ट्ज थ्योरम। ये किसी को शायद इंटरेस्ट हो तो मैं मुझे इसलिए बता रहा हूँ। मैंने नहीं सुना, आई विल रीड अबाउट दैट। नहीं, कोई बात नहीं, ये बहुत स्पेशलाइज चीज है कि हेल्महोल्ट्ज थ्योरम में वेरी कहती है कि गुड। अगर वो पता हो डाइवर्जेंस और कर्ल किसी वेक्टर फील्ड का, वो उसको और भी चीजें में कि वो उसके पार्शियल डेरिवेटिव्स होने चाहिए वगैरह वगैरह, ठीक तो है। तब आप डिटरमाइन कर सकते हो वेक्टर फील्ड। सो हसन, साइंस की दुनिया की तरफ से आपका बहुत जी, शुक्रिया। ये बहुत अच्छी थी। कोई अभी भी मसला नहीं, मैं हमने खुद भी मेंबर हूँ उसका। नो, हाँ, तो अभी हमने इसका एक और सेशन करना है जिसमें हमने नेक्स्ट टाइम हम जी जी बात जरूर। करेंगे कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में प्रॉब्लम इसमें क्या थी, राइट? और नो नहीं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, इसमें फिजिक्स में, मैकेनिक्स में क्या प्रॉब्लम एक्सपोज की। अच्छा, एक छोटी ही बात मैं कर दूं जाने से पहले, फिर जी जी मैंने मैंने जरूर। भी जाना है फिर। ये देखें, ये मैंने अभी स्क्रीन पे लेकर आया हूँ वेव इक्वेशन, ठीक है। अब आप यहाँ पे एक चीज देख सकते हो कि जो डेरिवेटिव स्पेस का है
वो डेरिवेटिव टाइम का है, ठीक है। राइट। यानी कि स्पेस का भी सेकंड डेरिवेटिव है, टाइम का भी सेकंड डेरिवेटिव है। अगर मैं स्पेस और टाइम को डिफरेंट तरीकों से ट्रांसफॉर्म करूं तो कोई तरीका नहीं है कि ये इक्वेशन वही रहे जो वो है, यानी कि ये हम्म। इक्वेशन चेंज हो जाएगी, ये ठीक है। तो ये गैलीलियन ये ट्रांसफॉर्मेशन डिस्कशन में वो टाइम नेक्स्ट टाइम तो नेक्स्ट पे चेंज ही करना नहीं चाहता होता। हूँ। राइट 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 चले ठीक है। राइट राइट। सो दिस इज वेरी गुड। तो आप एक और काम कर दें, यहीं पर इसी इक्वेशन की जी इसी जी, फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड का भी लिख दें वो ताकि लोगों सेम को ही है। पता हो। एक मिनट, मैं बल्कि लिख देता हूँ मैं। अच्छा, मैं बल्कि इसको कंडेंस्ड फॉर्म में लिखता हूँ अगर कोई इंटरेस्टेड हो, यानी कि ये मैं, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आप चाहे इलेक्ट्रिकल फील्ड लगा लो चाहे मैग्नेटिक फील्ड लगा लो ये मतलब है नहीं नहीं, इसका। ऐसा ना करो। आई नो व्हाट यू आर डूइंग, अरे लेकिन सेपरेट सेपरेट चले लिखो ठीक है, सो। चले ठीक है, राइट। चले मैं कर लेता हूँ। ये जो है एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट सेकंड डेरिवेटिव, और यही चीज जो है, जब ये कोई भी मेंबर खुद भी कर सकता है एग्जैक्टली उसी तरीके से जिससे हाँ एहसान सेम ने चीज किया। है। मैग्नेटिक फील्ड का भी यही और इक्वेशन आएगी। और इट टर्न्स आउट के जो स्पीड ऑफ लाइट है वो वो ये है। ये है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच हसन। अब आप चलें, रिकॉर्डिंग कोई रोकते मसला हैं। नहीं।